कंट्रोल पॉइंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ईटीएस और डीजीपीएस कैसे फंक्शन करता है, और ईटीएस का रीडिंग कैसे लिया जाता है, तो उसको दिखलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कल हम लोग डिस्कस किए थे तो एक चीज क्लियर हो गया था कि जब भी हम नई टेक्नोलॉजी में मैप बनाते हैं तो जितना ज्यादा कंट्रोल्स हम लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जितना ज्यादा कंट्रोल्स यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मैप एक्यूरेट होगा। और कंट्रोल्स बेसिकली क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है जिसमें कोई लोकेशनल डिफरेंस अक्रॉस द टाइमलाइन नहीं आता है, मतलब समय बीतने के साथ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई 4 खेत है, 4 खेत एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो चौमेड़ा उसको कहते हैं जनरली लोकल लैंग्वेज में, तो चौमेड़ा है, और मान लीजिए वो खेत का कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं हुआ है, तो 100 साल 125 साल बीत गया, लेकिन वो चौमेड़ा क्या है, जहां था वहीं पर है। तो इस तरह का पॉइंट जो है वो कंट्रोल्स के रूप में यूज होता है। तो सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल्स कौन सा है? एक्चुअली जो DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP के तहत ये सारा काम हो रहा है, सर्वे रिसर्वे कंपोनेंट के अंतर्गत। डिफरेंट तरह के कंट्रोल पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट, ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट, और हम लोगों ने और भी एक ऐड किया, वो ट्राइजंक्शन। तो उसको बेसिकली ट्राइजंक्शन हम लोग टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट के पैरेलल उसको देख सकते हैं। तो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, और ये सारे कंट्रोल पॉइंट्स बेसिकली कैस्केड डाउन हो रहे हैं सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल से। तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल पॉइंट है यूजुअली वो 300 किलोमीटर के रेंज पर, 300 किलोमीटर पर बना हुआ है। तो और उसी से बेसिकली अलाइन करते हुए, सिंक्रोनाइज करते हुए डिफरेंट ऑर्डर का जो है कंट्रोल पॉइंट्स क्रिएट किया जाता है। तो जो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट और सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट है वो तो फ्लाइंग के पहले ही बनाया गया था, टर्शियरी भी। और अभी जो है हम लोग, जो हमारा रेवेन्यू विलेज है, रेवेन्यू विलेज के जो भी पॉलीगॉन है मैप पर, वो जहां जहां मिलते हैं, तो 3 विलेज एक पॉइंट पर मिलता है, तो बेसिकली उसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, 3 सीमाना बोलते हैं। तो उस 3 सीमाने पर भी हम लोग पिलर लगा रहे हैं। तो सारे पिलर्स का अपना खास स्पेसिफिकेशन है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल पॉइंट से अलाइन करते हुए जो फर्स्ट अब हमारा ये है प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, उसका जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि डीजीपीएस से जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्यूरेसी को डिसाइड करता है। बेसिकली डिफरेंट सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स को लेते हुए वो तय करता है कि उसका लोकेशन क्या है। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे डीजीपीएस बेसिकली कैसे पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे हम। तो 72 घंटे का ऑब्जर्वेशन प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट्स के लिए चाहिए होता है। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल पॉइंट जरूर ही मिलेगा आपको, जो कि एरियल एजेंसी के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट है जो मोस्टली 16 किलोमीटर के रेंज पर मिलेगा, 16 बाय 16 पर। तो हर एक ब्लॉक में आपको मोस्टली एक सर्वे कंट्रोल सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट जरूर मिलेगा। जो एक मैं एक जस्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, एक मिनट देखिए, ये प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट है। इसका जो ये है आपका, इसका डायमेंशन देखिए, ये 75 सेंटीमीटर अंदर गड़ा हुआ है, और इसका जो डायमेंशन होता है, और 15 ऊपर है, मतलब 90 सेंटीमीटर ये टोटल हो गया। तो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पिलर है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर होता है प्राइमरी। सेकेंडरी के केस में जो डायमेंशन रहता है वो 23 इंटू 23 इंटू 75, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहता है, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली। तो 23 बाय 23 सेंटीमीटर उसका
जो पिलर ऊपर निकला हुआ रहता है और जो गहराई में धंसा हुआ रहता है वो पार्ट 75 सेंटीमीटर रहता है। तो 15 सेंटीमीटर पोर्शन उसका जमीन से बाहर रहता है। और तीसरा है टर्सरी कंट्रोल पॉइंट, जो कि 15 × 15 × 45 है। और ये जो है लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये 23 सेंटीमीटर, ये पिरामिड के शेप का है। जो ग्राउंड के ऊपर है वो 30 सेंटीमीटर ऊपर ग्राउंड से निकला रहता है और 45 सेंटीमीटर अंदर रहता है। तो ये ट्राई जंक्शन पर हम लोग लगवा रहे हैं। तो एक गांव अगर 4 गांव से घिर रहा है तो उस गांव के बाउंड्री पर 4 3 सीमाना मुझे मिलेगा, 4 ट्राई जंक्शन मिलेगा। तो वो ट्राई जंक्शन बेसिकली आपको छोटे छोटे पिरामिड के शेप में आपको दिखाई देगा, और जिसका कि 45 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो जमीन में धंसा हुआ रहता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो है वो 15 मिनट्स का रीडिंग चाहिए होता है। तो ऑक्सिलरी के लिए जनरली पिलरिंग या मोन्यूमेंटेशन का काम नहीं किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, जैसे कोई मान लीजिए कलवर्ट है, कलवर्ट का कोना है, या मान लीजिए वो पाइलॉन है हाई टेंशन लाइन का इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसका कोई कॉर्नर है, या फिर कोई रोड का क्रॉस जंक्शन है और वहां पर कोई माइलस्टोन है, वो तो इस ढंग का जो भी फिक्स्ड पॉइंट है जिसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है उसको ऑक्सिलरी पॉइंट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। मोस्टली अभी के केस में जो तीन सीमाना होता है, तीन सीमाने को बेसिकली 3 जगह से देखा जाता है डिस्टेंस लेके, उसको टाई लाइन बोलते हैं, बांधने वाली रेखा। तो टाई लाइन से उसको फिक्स किया जाता है। तो जो 3 जगह से लिया जाता है बेसिकली वो 3 पॉइंट होता है जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट होता है। तो अभी ट्रांजैक्शन के केस में जो मोस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट्स है वो हमारा या तो तिमेड़ा होता है या चौमेड़ा होता है। तिमेड़ा कहने का मतलब 3 मेड़ जहां पर मिल रहे हो, और वो खोजना पड़ता है जाके फील्ड में, ऑब्जर्वेशन करके पुराने वाले मैप से मिलाना होता है, और कि ये वो पॉइंट होना चाहिए जिसका लोकेशन लास्ट 100 ईयर्स में चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली इसी को मुस्तकिल भी कहा जाता है। मींस वैसा पॉइंट हमारे सरफेस पर, वैसा पॉइंट जो पिछले 100 साल में जहां पर था वहीं पर है, मतलब उसके लोकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। कई बार हो सकता है ना, खेत का डायमेंशन अगर चेंज कर गया तो लोगों ने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया तो वो मेड़ का जो फिजिकल पोजीशन है वो चेंज कर जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को सर्च करना पड़ता है, ऐसे तिमेड़ा को या ऐसे चौमेड़ा को जिसका कि लोकेशनल पोजीशन, लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, तो लोकेशनली वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो वैसे पॉइंट को बेसिकली ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट के रूप में या मुश्किल के रूप में पहचानते हैं, और मुश्किल से फिर 3 सीमाना की दूरी लेते हैं। तो ऐसे 3 जगहों पर 3 मुश्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि हम अगर हम नहीं भी करें, अगर हमारे पास बाद में ईटीएस ना हो, डीजीपीएस ना हो, तो भी हम उस ज्योमेट्रिकली उस 3 पोजीशन से डिस्टेंस क्या है हम आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच सकें। अच्छा, ये 3 पॉइंट क्यों लिया जाता है, ये 3 टाई लाइन की जरूरत क्यों होती है, इसको लॉजिकली समझ लीजिए तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कोई 2 फिक्स पॉइंट लेते हैं, और मान लीजिए एक मैं मैथमेटिकल कंडीशन रखता हूं, या जैसे कोई मान लो कोई जानवर एक रस्सी से बंधी हुई है खूंटे में, और अगर रस्सी 20 मीटर लंबी है तो बेसिकली वो 20 मीटर का एक सरकमफरेंस बनेगा, उसके अंदर कहीं तक भी वो चढ़ सकती है। तो बेसिकली वो जो सर्किल है 20 मीटर रेडियस वाला, वो ट्राजेक्टरी है इस मैथमेटिकल कंडीशन के लिए, कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी सर्टेन पॉइंट किसी दिए हुए मुश्किल से या किसी फिक्स्ड पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है। अगर हम ऐसा 2 मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि पहला कंडीशन मान लो 30 मीटर पर है, दूसरा कंडीशन है 20 मीटर पर है, तो आप देखेंगे कि 2 फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से मैं कंडीशन रख रहा हूं, पहला कंडीशन है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। तो अगर वो दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हमको 2 सॉल्यूशन मिलता है जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, जहां पर सर्किल कट करेगा, दोनों सर्किल जहां कट करेगा ऐसा 2 कंडीशन हमको मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कहने का मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में यूनिकनेस नहीं आया, लेकिन अगर तीसरा भी कंडीशन डालना है कि किसी सर्टेन पॉइंट से वो 15 मीटर दूर है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, किसी मुश्किल से वो 15 मीटर दूर है, तो कहने का मतलब 3 पॉइंट से 3 सर्किल बनेगा, और तीनों सर्किल जिस एक पॉइंट पर मिलेगा
तो वो हमेशा यूनिक होगा। इसी दिस इज द रीजन कि 3 पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस या टाई लाइन लेते हैं तीन सीमाना को जब फिक्स करते हैं। तो किसी भी कंट्रोल को जब हम फिक्स करते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि हम उसको 3 फिक्स पॉइंट या 3 मुश्किल से दूरी नाप के रख लें। तो बाद में अगर वहां पर जनरली पहले पहले पुराने वाले कैडेस्ट्रल सर्वे में जो अंग्रेजों के समय हुआ था, तो उसमें क्या करते थे कि घड़े में कोयला या पत्थर वगैरह लेके उस 3 सीमाने वाली जगह पर खोद के गाड़ देते थे जमीन के अंदर, कि बाद में अगर कोई मेजरमेंट की जरूरत पड़े या आइडेंटिफाई रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़े तो खोज के लोग वहां पर पहुंच जाए। लेकिन आज के या कहीं पर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर या बोल्डर है तो उसको गाड़ देते थे, नुकीला रहता था, उसका पार्ट निकला हुआ, तो लोग जानते थे लोकली कि यही हमारा कंट्रोल पॉइंट है, ये हमारा 3 सीमाना है, और वहीं से बेसिकली नापी का सारा काम करते थे। क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट है तो रेफरेंस तो चाहिए। 4 खेत है, 4 खेत मान लीजिए कोई 100 कड़ी का, कोई 150 कड़ी का, कोई 200 कड़ी का है, तो वो डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, कैसे मानेंगे कि हाँ इस मेड़ से नापना शुरू करते हैं। हो सकता है 100 साल में उस मेड़ को का पोजीशन चेंज कर दिया गया हो। तो इसीलिए कंट्रोल पॉइंट्स की 3 सीमाना की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मुश्किल की जरूरत होती है। तो मुश्किल को एक तो ये तरीका है कि हम मैप देखें और मैप पर हम तिमेड़ा चौमेड़ा ऐसा सर्च करें और आइडेंटिफाई करें मेजर करके कि हाँ इसका जो पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तब हम उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज करें मुश्किल की तरह। दूसरा ये हो सकता है कि हम हर एक 3 सीमाना को खूब, इसलिए कभी अभी भी अमीन अगर गांव में जाता है किसी मेजरमेंट के लिए तो सबसे पहले वो उसकी कोशिश होती है कि वो 3 सीमाना को आइडेंटिफाई करे। अगर वो नहीं आइडेंटिफाई होने लगता है तो जनरली वो जो सिंबल्स या लीजेंड्स डाले हुए रहते हैं मैप पर, किसी ताड़ के पेड़ को या किसी कुएं को, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ उससे हम रेफरेंस लेके नाप के देख लें कि जिस जगह पर हमको जाना है वो कितना कड़ी है और मैप पर कितना। तो ये डिस्टेंस तो बेसिकली हमको समझना ये था कि किसी भी कंट्रोल पॉइंट्स को ज्योमेट्रिकली हम आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टाई लाइन लेते हैं, 3 मुश्किल से 3। तो जो इस तरह का मुश्किल है वो या तो तिमेड़ा हो सकता है, चौमेड़ा हो सकता है, उसको ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट की श्रेणी में रखते हैं। वो उसके लिए 15 मिनट का ऑब्जर्वेशन काफी होता है। तो हमारा 4 बेसिकली 5 तरह का कंट्रोल पॉइंट हो गया, 6 तरह का बोलिए। एक तो सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल पॉइंट, दूसरा प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, तीसरा सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट, चौथा टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट, पांचवा ट्राइजंक्शन 3 सीमाना, और छठा ऑक्सिलरी कंट्रोल पॉइंट। तो इतने तरह के। और किसी भी एक ब्लॉक में अगर सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट है तो वो मोस्ट स्टेबल रेफरेंस पॉइंट की तरह है। तो अगर आपके ब्लॉक में प्राइमरी पढ़ रहा है या सेकेंडरी पढ़ रहा है या टर्शियरी पढ़ रहा है, और अगर इसकी और होमोजेनियसली बेसिकली जो डीएलआरएमपी का मैंडेट है वो तो टर्शियरी को 1/1 किलोमीटर के रेंज में बोलता है कि एक तो होना ही चाहिए। मतलब अगर वो नहीं भी है पिलर के फॉर्म में तो कोई भी अगर ऐसा ऐसा पॉइंट है जैसे कुआं है या फिर किसी मंदिर का कोना है या कोई ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर है जो किसी सरकारी प्रॉपर्टी में पड़ रहा हो या थाने में या स्कूल में या किसी ऑफिस में, जो कि डिस्टर्ब होने वाला नहीं हो, तो उसको हम टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसका 45 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन लेके रख सकते हैं। और 3 सीमाना तो एक वंडरफुल ज्योग्राफिकल रेफरेंस पॉइंट है जिससे न सिर्फ हम मतलब बाउंड्री का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं बल्कि गांव के अंदर की भी सारी मापी के लिए हम उसको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी हम लोग डलवा रहे हैं अभी। वो बेसिकली पोस्ट मोन्यूमेंट है, जो फ्लाइंग के पहले किया जाता है मोन्यूमेंटेशन वो प्री मोन्यूमेंटेशन कहलाता है, जिसको रजिस्टर करता है, और जो बाद में मोन्यूमेंटेशन किया जाता है उसको पोस्ट मोन्यूमेंटेशन कहते हैं। तो अगर हमारा मैप का एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो बेसिकली पोस्ट मोन्यूमेंटेशन के रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही हम उसको सुधारते हैं। ठीक है, तो ये 6 तरह का कंट्रोल पॉइंट हो गया और इनकी जरूरत पड़ती है और ये हमारे बहुत काम की है मैप के एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं ईटीएस पर। थ्योरेटिकली ईटीएस क्या है? ईटीएस डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है। और व्हाई ईटीएस? ईटीएस की जरूरत क्यों? जब भी हम मेजरमेंट करते हैं गांव में तो जो ट्रेडिशनल मेजरमेंट का तरीका है या ट्रेडिशनल एरिया निकालने का तरीका है वो क्या है? वो बेसिकली ये होता है कि चेन लेके दो सर्टेन पॉइंट के बीच में हमको फिजिकली अवेलेबल रहना होता है, इन पर्सन जो है प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर हम इन पर्सन प्रेजेंट नहीं होंगे तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे, और निकालने के लिए एक चेन चाहिए। अब चेन से जब हम नाप रहे हैं तो अब ढेर सारा फैक्टर है जो कि उस मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। अब जैसे थोड़ा चेन को ढीला छोड़ दिए
तो मेजरमेंट थोड़ा कम आ जाएगा, और अगर उसी को खूब खींच के एकदम टाइट कर दें तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा। दूसरा, बीच में मान लीजिए चेन इतना 100 कड़ी का लंबा रहता है, लगभग 66 फीट का, बीच में कोई मेड़ पड़ रहा है तो उसके कारण भी एक ये आता है। तो और जब हम उसको हवा में रखते हैं तो एक कार्वेचर बन जाता है, बिल्कुल उतना फोर्स लगा पाना सबों के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि ठीक ठाक भारी हो जाता है चेन। तो ये सब चीज अफेक्ट करता है। दूसरा, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा हो गया गर्मी के दिन में तो लोहे का बना हुआ रहता है, तो 100 कड़ी उसमें बेसिकली जुटा हुआ रहता है, तो वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है। और हाँ, हटा दीजिए। और जाड़े के दिनों में वह थोड़ा सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये मतलब 66 फीट में मुश्किल से सेंटीमीटर के लेवल पर ही होगा पूरा अगर देखें, लेकिन फिर भी ये हमारे एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करता है। जहां हमको 20 जरीब नापना है तो आराम से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का अंतर पड़ जा सकता है। दूसरा, कभी यूज करते करते भी कुछ कड़ी मुड़ जाता है या कुछ घिस गया, तो वो भी, कहने का मतलब जब हम मिलीमीटर के लेवल की एक्यूरेसी चाह रहे हैं तो ये सब फैक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है। तो ईटीएस इसके तुलना में हमको क्या बेनिफिट देता है? पहली बात तो ईज ऑफ मेजरमेंट है कि एक जगह पर हम स्टेशन कर दिए और उससे हम डिफरेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टर रख के मेजर करते हैं। अच्छा, एक बात और जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीएस में, ईटीएस इसका नाम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है, या इसको टीएस भी, टोटल स्टेशन भी जनरली बोलते हैं। तो टोटल स्टेशन जो हमारा पुराने टाइम में थियोडोलाइट होता था, डिस्टेंस भी मेजर करते थे उससे, डिफरेंट प्लेन में हम एंगल भी मेजर करते थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एंगल मेजर करते थे और वर्टिकल प्लेन में भी एंगल मेजर करते थे। तो उससे फिर डायरेक्शन भी निकालते थे। तो ये सारा काम थियोडोलाइट से होता था। और अभी क्या है, अभी भी हम ये सारा का सारा काम इससे कर सकते हैं। किससे? टोटल स्टेशन से कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है टोटल स्टेशन से कि टोटल स्टेशन को किसी एक सर्टेन पॉइंट पर अगर हम फिक्स कर दें और उसके बाद रिफ्लेक्टर को डिफरेंट पॉइंट्स पर रखें, मान लो आप उसको बोले P1, P2, P3, P4, P5, जितने जगह पर आप उस रिफ्लेक्टर को रख रहे हैं, वो क्या है, बेसिकली सरफेस पर एक पॉइंट लोकेशन है, वो सर्टेन किसी कोऑर्डिनेट को शो करता रहता है। तो P1, P2 से लेके मान लो P50 तक आप गए, तो आप किसी भी सर्टेन 2 पॉइंट, मान लो P11 और P49 के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, वो आपको निकाल के देगा। लेकिन यही काम अगर मैनुअली या ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। हमको किसी सर्टेन 2 पॉइंट के बीच का ही लोकेशन का डिस्टेंस, पॉइंट लोकेशन के बीच का डिस्टेंस मिल पाएगा। उसके लिए हमको इन पर्सन कड़ी लेके जाके वहां नापना पड़ेगा। तो एक तो ये अंतर है। और दूसरा अंतर है कि एक्यूरेसी का। ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस में हर एक मशीन का अपना एक लिस्ट काउंट होता है। तो ये जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस नापेगा तो 2 से 3 मिलीमीटर तक का बेसिकली इसका लिस्ट काउंट रहता है ईटीएस का। तो उतना ही एरर आएगा, उतना ही एरर इंट्रोड्यूस होगा। तो ये पुराने जमाने में जब हम लोग गांव का पूरा नक्शा बनाते थे तो गांव के लिए जो एरर का टॉलरेंस था, जहां तक की त्रुटि मतलब क्षमा कर दी जाती थी या उसका एरर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था पूरे गांव के मैप पर, तो वो था 20 कड़ी। 20 कड़ी को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, 100 कड़ी बराबर 66 फीट, तो लगभग ये आता है कितना, 12-13 फीट, 13 और समथिंग फ्रैक्शन में आ जाएगा, उतने के आसपास 12-13 फीट के आसपास आ जाता है। अभी के समय में क्या है, जो हमारा मैंडेटेड एक्यूरेसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DILRMP के तहत, वो है 20 सेंटीमीटर। तो जब हमारा एक्यूरेसी लेवल 3 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तक पर है तो 20 सेंटीमीटर काफी हुआ। तो एक गांव में इससे ज्यादा हमको एक्यूरेसी की छूट नहीं है, इससे ज्यादा एरर क्रिएट करने की छूट नहीं है। तो ये एक्यूरेसी एक्यूरेट है, इन ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में ये काफी एक्यूरेट है। और तीसरा के इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। इसमें लेजर लाइट रहता है। पहले था कि जैसे लाइट है तभी हम उसको मेजरमेंट का काम गांव में कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप मतलब लेजर लाइट से करते, इवन रात के अंधेरे में भी आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो है इससे ईटीएस की सहायता से हमारा मेजरमेंट का काम काफी इजी हो चुका है और काफी एक्यूरेट हो चुका है। और जैसे
डिफरेंट पॉलीगॉन्स को नापते हैं हम, डिफरेंट खेत है उसको हमको मेजर करना है, तो अगर उसके खेत की ज्योमेट्री को हमको एटीएस से मेजर करके लाना है, तो तरीका ये होता है कि जिस जिस पॉइंट पर हम रखे उस पॉइंट को अगर आप सरल रेखा से मिला दें तो जो पॉलीगॉन क्रिएट होगा बेसिकली उसी पॉलीगॉन का हमको एरिया मिलता है, और उसी पॉलीगॉन वही पॉलीगॉन बेसिकली हम मेजर करते हैं और दो पॉइंट के बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस हमको मिलता है। तो यहाँ एरियल फोटोग्राफी जो हम लोग चूज किए हैं ना बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारा जो खेत है वो छोटा छोटा है और इरेगुलर है। तो जब इरेगुलर पॉलीगॉन है, इरेगुलर खेत है, तो उस कार्वेचर को एग्जैक्टली अपने ज्योमेट्री में इंक्लूड करने के लिए हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाना होगा। बेसिकली जो रिफ्लेक्टर लेके हम डिस्टेंस नापते हैं, तो रिफ्लेक्टर्स को इस तरह से स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पर रखना होगा कि उस कार्वेचर को हम रेप्लिकेट कर पाए। मतलब अगर वो उसको सरल रेखा से मिला है तो वो लगभग वो खेत का जो कार्वेचर है उस तरह का बन जाए। मतलब जिसको कि अगर वही चीज आप सॉफ्ट कॉपी में करते रहते हैं स्क्रीन पर तो वो डिजिटाइजेशन कहलाता है। तो डिजिटाइजेशन में ठीक वही चीज है कि अगर हम कार्वेचर है तो नोट्स बढ़ा देते हैं क्रिएट करते वक्त, डिजिटाइज करते वक्त, तो नोट ज्यादा रहता है तो वो कार्वेचर का एग्जैक्टनेस जो है वो आ जाता है। तो ये तो वो डिस्टेंस निकालने का मेजर, और एरिया भी मेजर करके देता है ये। तो और वो बहुत एग्जैक्ट देता है। पहले क्या करते थे, जो ट्रेडिशनली एरिया निकालने का काम होता था हम लोगों का, उसमें एक कंघी कंघी कहा जाता है, उन लोगों के पास एक एपरेटस होता था। बेसिकली एक चौकोर सा होता था, उसमें एक तार पैरेलल जो है, पतला पतला तार सीधा सीधा रहता था, मतलब देखते तो वो पैरेलल्स की तरह दिखता, उसको कंघी बोलते थे लोकल लैंग्वेज में। तो कंघी को किसी मैप के किसी पॉलीगॉन पर रख देते थे, तो वो डिफरेंट, वो समलंब चतुर्भुज होता है ना, दो पैरेलल लाइन रहता है जिसमें, उसमें बट जाता था और सबों को वो अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ लेते थे। और एरिया निकालने के लिए जो स्ट्रेट लाइन जो क्वाड्रेंगल बनता है, क्वाड्रेंगल का एरिया निकालने के लिए जो ट्रेडिशनली उन लोग फॉर्मूला यूज करते थे, तो अपोजिट साइड्स को जोड़ के आधा कर देते थे और उसको गुना कर देते थे, तो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाता था। और जब ज्यादा इरेगुलर रहता था पॉलीगॉन, तो उस केस में वही कंघी लगा के अलग अलग सारे क्वाड्रेंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के ऐड कर देते थे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था। अभी के केस में जो हमारा इरेगुलरिटी है, जो फील्ड का इरेगुलर शेप है, उसके कर्वेचर को, कर्व को कवर करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको बढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं, इस तरह से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। और दूसरा ईटीएस काम कैसे करता है, बेसिकली बहुत सिंपल है। मतलब बचपन में वो यूनिटरी मेथड या एक एक नियम से वो हम लोग सवाल बनाते थे ना, कि एक साइकिल लेके कोई आदमी जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और वो किसी पॉइंट पर जाता है, लेटर पोस्ट करके वापस आ जाता है, और आने में उसको लगता है 1 घंटा। तो पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, तो क्या करते थे हम लोग, 1 घंटा लगा मतलब उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक बार जाने में एक बार आने में, मतलब 30 मिनट्स जो टाइम है हमारा 1 घंटा, उसको हाफ कर दिए और उस स्पीड से उसको गुना कर दिए, तो आ गया जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस है जो उसने कवर किया। मे बी मतलब वो स्ट्रेट लाइन ना भी हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो, तो पोस्ट ऑफिस कितना, तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, अगर 20 किलोमीटर का होमोजेनियस स्पीड है साइकिल चलाने का। एनीवे, तो बेसिकली यही चीज, इसी चीज का यूज करते हैं ईटीएस में भी। क्या होता है, हम लेजर लाइट इमिट करते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है जहां पर हम पॉइंट के लिए रिफ्लेक्टर को रखते हैं, उसे टकरा कर लौटता है, और मान लीजिए हमको टी टाइम लगता है, तो t/2 टाइम से लाइट के लेजर के स्पीड को गुना कर दिया, हमको डिस्टेंस आ गया। और एक बात और आपको बताऊं कि ये काफी एक्यूरेट होता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाया है, मेजरमेंट सर्वे का मतलब ही मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट जब भी हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो बेसिकली मेजरमेंट है। तो अगर हम बोलें कि कल का जो मौसम था, जो गर्मी थी, वो परसों की तुलना में जितनी गर्मी बढ़ी, परसों और कल की तुलना में, कल की तुलना में आज उससे ज्यादा गर्मी बढ़ी। लेकिन इसी बात को अगर हम, तो ठीक है, आपको एक इंप्रेशन मिलता है कि ठीक है परसों ठंडा था, कल जो है थोड़ा गर्मी हो गया, लेकिन आज जो है
थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन इसी बात को अगर हम ऐसे आपको एक्सप्रेस करें कि परसों के मौसम का जो टेम्परेचर था वो था 28 डिग्री सी, और कल जो था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, और आज जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो इंक्रीमेंट का जो डिफरेंस है वो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चल सकता है। तो किसी भी क्वांटिटी का जो परसेप्शन है या इंप्रेशन आप अपने मन में क्रिएट करते हैं, वो अगर नंबर में एक्सप्रेस्ड हो तो आपको ज्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, आप उसको ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, आप उसको ज्यादा अच्छी तरह कंपैरिजन कर पाते हैं। तो मेजरमेंट ये हुआ। तो आदमी, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किया है, उसमें सबसे बेहतरीन मेजरमेंट जो है वो टाइम का ही किया है। आपको जानना चाहिए कि एटॉमिक वाइब्रेशंस मतलब पिको सेकंड्स तक का जो मेजरमेंट है वो काफी एक्यूरेटली कर लेते हैं हम लोग। तो पिको सेकंड अगर बोले तो इसका मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻12 सेकंड, मतलब बिलियन, 9 हो गया बिलियन, 1000 बिलियन, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन पार्ट्स में बांट दीजिए एक सेकंड को, तो उतने देर में लाइट कितना ट्रेवल करेगा, 3 × 10⁸ होता है ना मीटर। इसको सेंटीमीटर कर दिए तो 10, मिलीमीटर कर दिए 11 × -12, तो मतलब 0.3 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है। तो उसको हम एक्यूरेटली टाइम के मार्फत नाप के निकाल सकते हैं। तो जो एक्यूरेसी है हमारी वो 0.3 mm की एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं, अगर मतलब एकदम परफेक्टली सारा मशीन और ये और, लेकिन वैसा होता नहीं है व्यवहार में। बहुत सारा फैक्टर ईटीएस में भी काम करता रहता है, आपका सेंटरिंग कैसा है, आपका लेवलिंग कैसा है, आपका फोकसिंग कैसा है, तो उन चीजों पर भी लिस्ट कौन डिपेंड करता है। तो मेजरमेंट मतलब हमारा जो टी टाइम है, टी को हाफ किए, लाइट के स्पीड से गुना कर लिए, हमको डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली यही काम करते रहता है। और तो ये तो हुआ कि ईटीएस हमारा मेजरमेंट कैसे करता है। तो रिफ्लेक्टर का अलग अलग पोजीशन है, वो अलग अलग डिस्टेंस बताता है, और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकली वो फॉर्मूला एम्बेडेड रहता है, और किसी भी पॉइंट, किसी भी पोजीशन के बीच में, जैसे P1 से P50 तक लिए तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकाल के देता है। तो इससे एक बहुत बड़ी सुविधा ये होती है कि गांव में कई बार क्या होता है कि किसी खेसरे को लेकर ये विवाद रहता है कि ये एरिया का झगड़ा चल रहा है, या कहीं पर लगता है कि नहीं मैप जो है ये एक्यूरेट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर प्लॉट पे जाके मेजरमेंट करना होता था, तो पूरा एक दिन चला जाता था। आज के समय में क्या है कि अगर किसी थोड़े ऊंचे स्टेशन, ऊंचे जगह पर गांव में हम स्टेशन कर दें, किसी छत पर लगा दें मान लो ईटीएस को, तो चारों बगल जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट पर रिफ्लेक्टर रख के हम डिस्टेंस ले सकते हैं, और हमको लेबोरेटरी में आके या कंप्यूटर पे आके हम सीधा देख सकते हैं कि हाँ ये सही डिस्टेंस क्या है, और तब हमको अगले दिन जब हम आराम से झगड़ा निपटाने के लिए विथ इन्फॉर्म्ड, विथ मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम जा सकते हैं। तो ये हो गया ईटीएस काम कैसे करता है। और ईटीएस से मेजरमेंट के लिए 3 चीज, किसी भी तरह का डिफरेंट कंपनी का ईटीएस रहता है, तो इनहेरेंट प्रिंसिपल तो सबों का सेम रहता है, लेकिन जो उसका सेटअप रहता है या उसका जो बटन्स वगैरह का असाइनमेंट है उसका थोड़ा उसमें डिफरेंस रहता है। तो उसके सेटअप को मतलब जनरली देख लेना चाहिए कि क्या तरीका है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन 3 चीज मैं आपको बताऊं जो ग्रॉस होता है, जो सारे ईटीएस में आपको कॉमन मिलेगा, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। सेंटरिंग का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट से आप मेजर करें, जहां पर आप स्टेशन बना रहे हैं, जहां पर आप ईटीएस मशीन को रख रहे हैं, वो पॉइंट, तो वो पॉइंट कौन सा होता है। बेसिकली आप एक धागे में कोई ढेला बांध के लटका दो, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अर्थ के सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा। तो वो क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड वही डायरेक्शन होता है। तो उसको राजमिस्त्री वगैरह भी यूज करते हैं साहुल के लिए, एक लोहे का टुकड़ा रहता है शंकु की तरह, उसको धागे में बांध के रखे रहते हैं, तो उसे वो ये पता लगाते हैं कि वर्टिकली डाउन का डायरेक्शन क्या है, तो प्लम लाइन बोलते हैं उसको। और दूसरा है कि जो जिस आप देखते हैं, देखने के लिए जो लेंस लगा हुआ रहता है, लेंस का अपना एक ऑप्टिकल एक्सिस होता है। तो जो ईटीएस के का ऑप्टिकल एक्सिस है मशीन का, और जो प्लम लाइन है जहां पर हम, तो प्लम लाइन जिस भी जो भी हमारा सेंटर है, जो भी हमारा पॉइंट है, पॉइंट कोऑर्डिनेट है या पॉइंट लोकेशन है, जिस जहां से कि हमको मेजर करना है, जो वो रेफरेंस पॉइंट की तरह हो गया कि वहीं से आप डिस्टेंस बेसिकली मेजर करते हो डिफरेंट पॉइंट का, तो वो पॉइंट बेसिकली प्लम लाइन
और पर ही पड़ता रहना चाहिए। मतलब जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है और अर्थ का सेंटर है, दोनों को मिला दीजिए तो वो जो लाइन बना वो अर्थ सरफेस को जहां पर कट कर रहा है वहीं पर हमारा वो पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये काम कैसे हो पाता है संभव? तो ये एक तो हुआ प्लम लाइन वर्टिकल एक्सिस, दूसरा हुआ ऑप्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों जहां कटा वही ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली हो जाता है ईटीएस का। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो डिस्टेंस मेजर करता है ईटीएस। तो तीन काम बेसिकली, और किसी भी मेजरमेंट को लेने के पहले हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा सेंटरिंग प्रॉपर है, हमारा लेवलिंग प्रॉपर है, हमारा फोकसिंग प्रॉपर है। तो सेंटरिंग का मतलब क्या होता है? वही कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अब जैसे देखिए ईटीएस क्लेम कर रहा है कि हम 3 मिलीमीटर, कोई ईटीएस का कंपनी है, लाइका है, ट्रिम्बल है, फोइफ है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हाँ, टॉपकॉन है, तो जितने भी तरह का है वो क्लेम करता है कि मेरा जो लिस्ट काउंट है वो 2 mm है, वो एक्यूरेसी 2 mm से मतलब आप मेजर कीजिए तो इससे ज्यादा का एरर नहीं आएगा। कुछ क्लेम करता है 3 mm, कुछ मतलब डिफरेंट क्लेम है। तो अगर हम सेंटरिंग जब करते हैं तो सेंटरिंग में अगर उस एग्जैक्ट पॉइंट को कवर नहीं करें और वहीं पर हम 1 सेंटीमीटर का एरर क्रिएट कर दें तो फिर मतलब नहीं है कि उस 3 मिलीमीटर की एक्यूरेसी लेके हम क्या करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए। तो सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग तीनों में एक क्या करते हैं मशीन में, जब सेंटरिंग करते हैं तो 2 लेवल पर सेंटरिंग करते हैं। एक बार क्रॉस सेंटरिंग करते हैं कि ग्रॉसली हम जैसे मान लो कोई क्रॉस बना दिया, यूजुअली क्या करते हैं कि जो जिस पर ट्राइपॉड होता है, एक ये दिख सकता है क्या? पीछे से बैकग्राउंड से हटाइएगा ना उसको। बड़ा कर दीजिए। तो ये देखिए ईटीएस है, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, ये बैकग्राउंड में ईटीएस दिख रहा है सबको? ये बैकग्राउंड में ईटीएस दिख रहा है सबको? सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना? कर दिए सर। ठीक है, तो ये बेसिकली तो ये लोग यूज होता है, पहले भी हुआ है। अनम्यूट कर, म्यूट कर दीजिए। नहीं हुआ वीडियो ही चला गया। म्यूट ऑल कर दीजिए। नहीं हुआ, कुछ साउंड आ रहा है। तो एनीवे ये ट्राइपॉड है और क्या करते हैं, यहाँ से एक जो ये वाला पॉइंट है सेंटर स्क्रू वाला, यहाँ से एक कोई ढेला लेके नीचे गिरा देता है। तो जनरली जहां पर गिरता है वही प्लम लाइन का पोजीशन, तो वही सेंटर होता है। तो ग्रॉसली हम लोग, हो गया, हाँ, ग्रॉसली हम लोग उसको सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक लेजर लाइट होता है, वहां पर जहां पर वो गिरा वहां पर एक प्लस साइन बना देते हैं। तो यूजुअली किसी पिलर का सेंटर या कोई कांटी रहती है या कोई जो भी जिस भी पॉइंट को हम मान रहे हैं कि हाँ यही हमारा पॉइंट है, यहीं पर हमको सर्वे को स्टेशन करना है, अपने एटीएस को स्टेशन करना है, तो वहां उस लेजर लाइट को एग्जैक्टली ले जाते हैं। तो ये काम पहले ग्रॉस एडजस्टमेंट किए, फिर रिफाइंड या एकदम महीन वाला स्मॉलर एडजस्टमेंट करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं। तो ये वाला जो प्लेट है इस पर स्पिरिट लेवल लगा हुआ है, इस पर बबल रहता है। तो ये बबल को सेंटर में लाते हैं तो ये चीज लेवल हो गया। तो पहला एडजस्टमेंट तो हुआ कि बबल सेंटर में आ गया। उसके बाद फिर जब ऑन करते हैं तो इसमें सॉफ्टवेयर में भी एक स्क्रीन बनता रहता है जिसमें एक बबल दिखता रहता है, तो वो फिर स्मॉलर उसमें लेवलिंग करते हैं और कई बार 180 डिग्री पर इसको पूरा रोटेट कर देते हैं ऐसे करके। तो जो सेंटर पर जो लेजर पिरामिड से जो लेजर निकल रहा है वो पॉइंटेड जहां पर जा रहा है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि जब हम रोटेट कर रहे हैं उसका पोजीशन नीचे में अगर सेंटर का चेंज कर गया, इसका मतलब वो लेवल नहीं है प्रॉपरली, तो हमारा मेजरमेंट जो है वो गलत आएगा। तो ये चीज हुआ लेवलिंग। तो हर एक मेजरमेंट के पहले ये चीज हमको इंश्योर करना होता है कि ये चीज लेवल हो और जहां सेंटर पर जिस सेंटर से हम नाप रहे हैं वो प्रॉपरली सेंटर्ड हो। ये हर एक मेजरमेंट के पहले हमको इंश्योर करना होता है। तीसरा है फोकसिंग।
कई बार ये है कि अभी जितने भी ईटीएस आ रहे हैं नए वाले, उसमें दोनों फैसिलिटी रहती है। एक रिफ्लेक्टर के थ्रू तो 5 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर तक लगभग सारे अभी के सारे ईटीएस जो है वो मेजरमेंट कर ले पा सकते हैं। लेकिन बिना रिफ्लेक्टर के भी आप फोकस कर लो और इमेज एकदम शार्प हो गया तो समझो कि वो उसका डिस्टेंस दे दे रहा है। तो करीब 600 मीटर तक या थोड़ा महंगा एटीएस है तो वो किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस बिना रिफ्लेक्टर के फोकस के इमेज फोकस के बेसिस पर आपको अवेलेबल कराता है। तो फोकस के लिए भी पहले लाइन ऑफ साइट डिसाइड करते हैं, ग्रॉस एडजस्टमेंट करते हैं, फिर जब कैमरे को प्रॉपरली फोकस करते हैं तो वो एग्जैक्ट इमेज को शार्पली शो करने लगता है, तो वो चीज फोकसिंग कहलाता है। तो ये 3 काम बेसिकली आपको करना पड़ेगा और हर एक मेजरमेंट के पहले करना पड़ेगा ईटीएस के थ्रू सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, तभी आपका जो है मेजरमेंट सही आएगा। तो ये हर एक ईटीएस में ये काम आपको करना ही पड़ेगा। जो बटन्स की सेटिंग है वो हो सकता है अलग अलग ब्रांड के इसमें थोड़ा थोड़ा अलग हो, लेकिन वो भी मोस्टली सिमिलर ही रहता है, सेटअप में थोड़ा डिफरेंस रह सकता है। तो ये हो गया ईटीएस से हम लोग कैसे नापते हैं और किन किन सावधानी की जरूरत पड़ती है ईटीएस को यूज करने के लिए। अब आते हैं डीजीपीएस से। डीजीपीएस बेसिकली पॉइंट लोकेशन देता है। वहां भी इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो आप मतलब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि कैसे एक डीजीपीएस जो है पॉइंट लोकेशन को, कैसे पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये चीज आपको पता चलेगा। बेसिकली डिफरेंट सैटेलाइट्स का, हाँ अब करके तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो, हाँ क्योंकि रूम है ना, फील्ड तो नहीं है, स्लिप कर जाएगा ना टांग उसका पैर। हाँ हाँ ठीक है। तो डीजीपीएस में भी बेसिकली जो सैटेलाइट्स का सिग्नल्स कलेक्ट करता है, तो वो एक्चुअली आप इस बात को ऐसे देखें, सेम सेम चीज हम आपके सामने फिर कह रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन रखें, एक मैथमेटिकल कंडीशन रखें कि कोई दिया हुआ पॉइंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वास्तव में वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, एक स्फेरिकल सेल टाइप का क्रिएट करेगा। अगर हम बोले कि कोई फिक्स पॉइंट है स्पेस में, वहां से हमारा पॉइंट जो है 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वास्तव में जो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पॉइंट, वो एक ट्रेजेक्ट्री जो क्रिएट करेगा वो होगा एक स्फेरिकल सेल का होगा, वो सर्किल नहीं होगा। तो बेसिकली और किसी भी पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अर्थ के सरफेस पर या स्पेस में भी हमको 4 सैटेलाइट सिग्नल्स की जरूरत होती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि 4 सैटेलाइट सिग्नल्स की जरूरत क्यों होती है। तो पहला सैटेलाइट से अगर हम बेसिकली हम जो सिग्नल्स के थ्रू T/2 को ही कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करते हैं, टाइम स्टैम्प्स कलेक्ट होता चला जाता है। तो एक सैटेलाइट से मान लो कोई डिस्टेंस आया टाइम के बेसिस पर, तो एक स्फेरिकल सेल बना हमारा, दूसरे सैटेलाइट से दूसरा स्फेरिकल सेल बना। अब ऐसे देखिए कि दो स्फेरिकल सेल का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, दो स्फेरिकल सेल का जो इंटरसेक्शन होगा बेसिकली वो एक सर्कल होगा। आप सोच के देखिए, दो गेंद अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो, हॉलो स्फेरिकल सेल हो, खाली हो बॉल की तरह मैथमेटिकल, तो अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो बेसिकली इंटरसेक्शन वाला जो एरिया होगा वो एक सर्कल होगा। अगर हम तीसरा कंडीशन अप्लाई कर दें कि एक तीसरे पॉइंट से भी एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो वो क्या करेगा, वो सर्किल फिर इंटरसेक्ट करेगा एक और स्फेरिकल सेल से, तो फिर हमको 2 पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब एम्बिग्युइटी अभी भी है, अभी यूनिकनेस ऑफ लोकेशन पर हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चौथे सैटेलाइट से जब सिग्नल लेके ये करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो 2 पॉइंट नहीं बल्कि एक ही पॉइंट हमारा उस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मैथमेटिकल कंडीशन को। तो किसी एक पॉइंट का यूनिक लोकेशन जानने के लिए हमको 4 सैटेलाइट का सिग्नल मस्ट होता है, और उसके बेसिस पर हम निकालते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारा जो पोजीशन है वो यूनिक है। तो अर्थ सरफेस के सारे पोजीशन के लिए जब हम उसका लोकेशन फिक्स हो जाता है, तब हम मैथमेटिकली डिफरेंट प्रोजेक्शंस में उसका क्या लेट लॉन्ग वैल्यू होगा वो भी मेजर करके निकाल देता है। तो बेसिकली डीजीपीएस यही काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स लेके। और भी बहुत कुछ होता है। और अच्छा, इसमें एक और चीज बताने लायक ये है कि जब हम किसी सैटेलाइट से
जिस पॉइंट पर आप मान लो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट का ही आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो क्या होता है, वेव रहेगा, वेव आएगा, टकरा के लौट के जाएगा, और वही चीज हमको सिग्नल्स के थ्रू मिलेगा। तो वेव का अपना कुछ वेवलेंथ होगा। तो अगर मान लो वेवलेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर का वेवलेंथ है, तो बहुत संभव है कि मान लो एक 10 लाख मीटर पर मान लो है डिस्टेंस, तो 10 लाख बार पूरा वेवलेंथ हो गया, उसके बाद कुछ फ्रैक्शन बच गया। तो जो फ्रैक्शन पार्ट बचा उसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता है कौन, डीजीपीएस, क्योंकि दो वेव वहां से चलता है, दोनों का जो फेज डिफरेंस है उसके बेसिस पर ये कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट इतना है। लेकिन जो इंटीजर वाला पार्ट बचता है कि कितना वेवलेंथ इस बीच में पड़ रहा है, वो एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल होता है। तो इसको इंटीग्रल एम्बिग्विटी कहा जाता है। इसके लिए डिफरेंट तरह का दो वेव भेज, 2-3 तरह का वेव भेजते हैं बेसिकली, और तब उससे पता करते हैं कि हमारा कितना साइकिल ऑफ वेवलेंथ हो रहा है, तब फिर एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालता है। और इस कारण क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट दोनों बहुत एग्जैक्टली आ जाता है हमको, और यही कारण है डीजीपीएस से सब मिलीमीटर एक्यूरेसी में हमको लोकेशन पता चलता है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू पता चलता है। तो डीजीपीएस जो मेजरमेंट करता है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस और डीजीपीएस में क्या अंतर है? जीपीएस हुआ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये और डीजीपीएस हुआ डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल जब भी वर्ड हम कहीं भी यूज करते हैं ना, उसका मतलब टुकड़ा हो जाता है कि और फ्रैक्शनल पार्ट में जाके हम एक्यूरेटली चीजों को मेजर कर पाते हैं, और ये काफी एक्यूरेट होता है। ये ईटीएस की जीपीएस की तुलना में काफी महंगी मशीन होती है। तो एक बार अगर, और दूसरा क्या होता है डीजीपीएस का फायदा, कि मान लो कोई नोन लोकेशन है, क्या होता है कि जो आपको गूगल पर कोऑर्डिनेट मिलता है या जो जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट मिलता है वो बहुत ग्रॉस रहता है, बहुत एग्जैक्ट नहीं रहता है, और कई बारी तो पर्पसफुली एंटी स्पूफिंग या एरिया जैमिंग या फिर कुछ एरर इंट्रोडक्शन के थ्रू जान के एरर डाल देते हैं कि वो आपको सही कोऑर्डिनेट नहीं बताए। बेसिकली जो मिसाइल का वारफेयर है, जो टेक्टिकल वारफेयर है, उसमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ही वो की रोल अदा करता है, ताकि हम मिसाइल्स को कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर पर्टिकुलर एक्यूरेसी के साथ गिरा सकें। तो टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो टाइम पीरियड, जितनी देर में आपको डिफरेंट सैटेलाइट का सिग्नल मिलेगा, तो जीपीएस से वो आपको लेने में काफी टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लग गया था। तो ये जो टाइम का ही फायदा होता है, जिसके कारण कि हल्का फुल्का एरर इंट्रोड्यूस कर देता है। तो सिविलियन पर्पस के लिए जो यूज होता है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कोई रास्ता दिखा रहा है आपको, इस पर क्या कहते हैं, क्या होता है वो, ओला वगैरह, या जो आप टैक्सी वगैरह लेते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट बहुत उतना क्रूशियल रोल नहीं प्ले करता। लेकिन ऐसे चीजों में जहां कोऑर्डिनेट कंट्रोल पॉइंट्स है, बेंचमार्क है, या मिसाइल वारफेयर है, इसमें कोऑर्डिनेट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो डीजीपीएस का एक दूसरा फायदा ये है कि किसी नोन लोकेशन पर हमको पता है कि ये हम मेजर किए हुए हैं 100 साल से, वो हमारा कंट्रोल पॉइंट है, उसका कुछ सर्टेन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू है। वहां पर हम जीपीएस लेके गए, डीजीपीएस रखे, और हमारा कुछ मेजरमेंट आया, और वो मान लो थोड़ा एरर शो कर रहा है, दिखला रहा है कि ये जो है जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है उससे ये डिफरेंस दिखला रहा है। तो उस डिफरेंस को जनरली क्या होता है ना, डीजीपीएस अकेला नहीं होता, रोवर होता है और बेस होता है। तो बेस को जहां पर मैंने लगाया, बेस पर मान लीजिए कुछ डिफरेंस शो कर रहा है, उस डिफरेंस को हम सिग्नल के थ्रू रोवर पर भेज देते हैं, और हमको तुरंत का तुरंत पता चल जाता है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है। ठीक है। तो डीजीपीएस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक जगह पर अगर किसी नोन लोकेशन पर हम डीजीपीएस को रख दें, तो बाकी सारे जगह का एक्यूरेसी जो है, पॉइंट एक्यूरेसी जो है, वो कंट्रोल्स के लेवल का, मतलब कंट्रोल पॉइंट की जो एक्यूरेसी है, उस लेवल की एक्यूरेसी हम तुरंत 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 अचीव कर ले सकते हैं, मतलब घंटे भर में। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ईटीएस और डीजीपीएस के बारे में ये हुआ। अब आप लोगों का कितना क्वेश्चंस इनवाइट कर लें सबों का, हाँ, क्योंकि कल का भी बचा हुआ था और आज का भी बचा हुआ है। हाँ। हाँ, हाँ, तो जैसे कथा कैसे पता चलेगा हैंड? अच्छा, हाथ, अच्छा, अच्छा, जिनको
हेलो, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज करें। ठीक। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, हेलो, क्या नाम? अफसर अफसर अली, बोलिए। अफसर अली। अच्छा, और कौन किनका हैंड रेज है? ब्रजेश नाथ पंडित। यस सर, वो मोनुमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब समझना चाह रहे थे। हाँ, मॉन्यूमेंटेशन के बारे में, ठीक। मॉन्यूमेंटेशन जो है बेसिकली पिलरिंग है। जो कंक्रीट का पिलर बेसिकली सर्टेन जगह पर हम लोग गाड़ देते हैं, उसी को मॉन्यूमेंटेशन कहा जाता है, ताकि उसका लोकेशन चेंज नहीं होता है समय के साथ, और वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। तो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट, सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट और ट्राई जंक्शन, इस सारे जगह पर पिलर पिलर गाड़ते हैं, और सबका डायमेंशन अलग अलग होता है। प्राइमरी के लिए 30x30x90 रहता है, और इसके लिए 23x23 ये हम लोगों ने शेयर किया था ना, एक शेयर स्क्रीन में शेयर करता हूँ फिर से। ये देखिए 75x23x23, मतलब ये जो ऊपर में जो पिलर का शेप रहेगा वो स्क्वायर शेप रहेगा, और वो 23 सेंटीमीटर का उसका वन साइड रहेगा, और ये जमीन के अंदर जो है 75 सेंटीमीटर गड़ा हुआ, 60 मतलब 60 सेंटीमीटर गड़ा हुआ रहेगा, 15 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। उसी तरह टर्शियरी जो है, टर्शियरी के लिए 15x15/45 सेंटीमीटर है, मतलब 30 सेंटीमीटर जमीन के अंदर गड़ा रहेगा, 15 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, और जो इसका स्क्वायर होगा वो भी 15x15 का होगा। तो बेसिकली ये 3 तरह का पिलर है, जो कंक्रीट का पिलर है, जो कि गाड़ा हुआ रहता है सर्टेन लोकेशन पर, और एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये हवाई जहाज जिसमें फ्लाई करता रहता है उसमें ये दिखाई दे, ताकि इसके मेजर्ड वैल्यू को इमेज में रजिस्टर करके हम डाल सकें। जियो रेफरेंसिंग इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू सहायता से किया जाता है, ताकि जो इमेज का जो पिक्सल का कोऑर्डिनेट है वो सर्टेन जो ग्राउंड का कोऑर्डिनेट है उसके साथ कोरिलेट हो सके। और 3 सीमाना भी हम लोग बनवा रहे हैं हर एक गांव के, जहां 3 गांव एक पॉइंट पर मिलता है। तो ये उसका जो वो उसका जो शेप है, उसके पिलर का जो शेप है, जो अर्थ के ऊपर वाला पार्ट है वो एक पिरामिड शेप में है, और वो 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला होता है, और अंदर 45 सेंटीमीटर गड़ा हुआ रहता है। तो यही मॉन्यूमेंट है। इसी तरह हम लोग सारा मॉन्यूमेंटेशन करते हैं। हाँ, अख्तर अली बोलिए। कैसे जाएगा, हटेगा? हाँ, हटा दीजिए इसको। हाँ बोलिए। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जब एरोप्लेन के द्वारा फिगर लिया जाता है ऊपर से, हाँ उस हाँ दौरान तो हमारा कोई रोल नहीं होता है, लेकिन वो जो ईटीएस वाले और एजेंसी वाले लोग हैं हाँ उनका रोल होता है कि हाँ कैसे फिगर खींच करके लाके हमें देता है। हाँ हाँ पॉइंट पर जब जाते हैं तो हाँ। वो चीज हमें मिलाने के लिए वो ईटीएस या उस एजेंसी वाले को साथ चलना होगा या मुझे मिलाना होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर नहीं मिलान करेगा तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? हाँ देखिए, सर कल हम लोग डिस्कस किए थे ग्राउंड ट्रूथिंग। ग्राउंड ट्रूथिंग बेसिकली सर क्या है, आपको बना बनाया नक्शा मिलता है। ठीक जी सर। हाँ, और अब हमारा काम होता है कि हाँ ये नक्शा अप टू द मार्क, अप टू द एक्यूरेसी, जो मैंडेटेड एक्यूरेसी है उस पे है या नहीं। तो इसका जी एक जी बहुत सही तरीका है कि ग्राउंड कभी गलत नहीं होता, जी ग्राउंड इज ऑलवेज ट्रू। ओके और हम जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली ग्राउंड को ही रेप्लिकेट करने के लिए कर रहे हैं। मैप मेकिंग ही बेसिकली क्या है, ग्राउंड रियलिटी को रिक्रिएट करते हैं, यही तो मैप रिक्रिएट मेकिंग है। करता है। हाँ, जी तो सर। उसके सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को हम उठा के अपने मैप में लाना चाहते हैं, ताकि हमको किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए या कि फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि पूरा का पूरा फील्ड हमारे मैप में हो। सर सर सर। अब है कि मैप पे भी तो कुछ डिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि मैप में हम मेजरमेंट इसलिए कर पाते हैं, कल भी डिस्कस किए थे, कि वो यूनिफॉर्म जी स्केल पर होता है। जी तो जी मैप का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि यूनिफॉर्म स्केल पर है, तो कोई सर्टेन डिस्टेंस मैप पर लेते हैं तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस जमीन पर भी बताता है। अब अगर हम जमीन पर मैप पर कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, मैप पर कोई एक शॉट लिया, कोई डिस्टेंस 2 पॉइंट कैलकुलेट किया, एक तिमेड़ा है, दूसरा कोई जी बिल्डिंग का जी कॉर्नर है, उसके बीच में जी डिस्टेंस जी मान लीजिए 1600 मीटर है। जी अगर जी ये मैप पर 1600 मीटर आ रहा है,
ठीक। तो जमीन पर भी जब हम ईटीएस से एक शॉट लें दोनों पॉइंट के बीच में प्रॉपर सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग के साथ, तो वो वहां भी डिस्टेंस 1600 होना चाहिए। हाँ तो 1600 मीटर ही होना चाहिए, या 1599 जी मीटर जी और 80 सेंटीमीटर, या फिर 1600 मीटर और 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर से ज्यादा का वेरिएशन नहीं जी होना जी, चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ तो ये इस ग्राउंड ट्रूथिंग से हम इस बात को पक्का कर सकते हैं कि जो दिया गया मैप है हमारा वो जी जी, सही है या सही है नहीं। या गलत है। हाँ। ठीक, ओके सर, थैंक्स। और भाग्य नारायण कुमार, बोलिए। ये अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर डीजीपीएस में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, हाँ हाँ वो दोनों एक बार समझा दीजिए। देखिए वेव जब होता है तो वेव का कुछ वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो जब भी कोई किसी दो सर्टेन पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पक्का पक्का 3 वेवलेंथ हो जाए। हो सकता है 3 वेवलेंथ हो और थोड़ा सा आधा वेवलेंथ हो। डिस्टेंस तो कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच हो सकता है। तो वो आधा वाला जो पार्ट है वो बेसिकली फ्रैक्शन है, तो वो फेज डिफरेंस से बहुत इजीली पता चलता है। लेकिन इंटीग्रल वाला पार्ट जो है वो एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट वेव्स को एक साथ जब भेजते हैं तो रेजोनेंस होता है और वो नोट टू नोट ना एक बड़ा बड़ा डिफरेंट नोट बनता है। उससे ये पता चलता है कि हमारा मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कितना इंटीग्रल पार्ट, कितना एग्जैक्ट वेवलेंथ हमारा कवर हो रहा है दो सर्टेन पॉइंट के बीच में, जीपीएस से जो मेजर कर रहे हैं। तो इंटीग्रल एम्बिग्विटी कहा जाता है उसको। तो उसको फिक्स करने का तरीका ये है कि एक से ज्यादा वेव भेजते हैं, मल्टीपल वेव भेज के ये काम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ और राजकमल, रेडियल शूटिंग क्या होता है सर? रेडियल शूटिंग का मतलब हुआ कि अभी जैसे बोल रहे थे ना हम कि ईटीएस से नापने में इसलिए सुविधा होती है कि एक साथ ढेर सारा मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो जी किसी सर। किसी जगह पर एक जो ईटीएस है हमारा टोटल स्टेशन को हम तो सेंटर्ड कर दिए। मान लीजिए किसी गांव में किसी छत के ऊपर लगा दिए, और जहां तक हमको तो छत पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट क्लियर हो, क्योंकि होता है कई बारी इससे दीवार से हमारा लाइन ऑफ साइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कई बारी झाड़ी से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कई बारी पेड़ से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो ऊंचाई पर लेंगे तो हमको लाइन ऑफ साइट बहुत ओपन मिलेगा। और उसके बाद जितनी चारों तरफ जहां जहां हम रिफ्लेक्टर रखेंगे, जितना भी पॉइंट चाहे 100 पॉइंट भी चाहे एक साथ हम मेजर करना, तो 100 पॉइंट पर हम जाके रिफ्लेक्टर रख लिए और P1 P2 P3 करके हम उसको बाद में उसका सर्टेन जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड मेजरमेंट जो भी हम लेना चाहते हैं, तो एक साथ स्टेशन करके जो डिफरेंट डायरेक्शंस में हम रिफ्लेक्टर रख के पोजीशन लेके जो मेजरमेंट करते हैं उसी को रेडियल शूटिंग कहा जाता है। सर मतलब चारों एक बगल एक साथ मेजरमेंट ले लिए। चारों बार होगा, 3 लाइन पर होगा सर, 3 पॉइंट पर ही बार? नहीं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर जैसे हमने एक बार ईटीएस को फिक्स किया हाँ हाँ तो उसके अनुसार सर एक ही बार में 3 लाइन को मेजर कर सकते हैं ना? कितना मेजर कर सकते हैं? एक फिक्स पॉइंट पर अगर उसको एक किए तो फिक्स किए ईटीएस को? ईटीएस को तो हम फिक्स कर दिए कि जिस सेंटर के कि हाँ इसी सेंटर से अब हमको दूरी निकालनी है, और जहां जहां भी हम रिफ्लेक्टर रख रहे हैं वहां वहां का डिस्टेंस हमको मिलेगा। और ना सिर्फ वहां का मिलेगा जहां रिफ्लेक्टर और सेंटर पॉइंट के बीच में, बल्कि रिफ्लेक्टर के भी किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस जानना चाहें तो वो भी हमको ईटीएस बताएगा। जैसे P1 P2 P3 P4 P50 तक गए हम, तो P0 से P50 तक का तो है P0 P1 P0 P3 P0 P40 P0 P50, तो ये डिस्टेंस तो बताएगा ही बताएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि P21 और P22 के बीच का डिस्टेंस निकालें तो वो भी हमको ईटीएस बताएगा। ये मतलब ओके सर, धन्यवाद सर। और ये क्या है, सिंधुजा कुमारी? यस सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने पीसीपी और टीसीपी जो भी बताया, प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट और सेकेंडरी, तो उसमें सर जैसे वो टाइम होता है कि जो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट होता है उसके लिए 72 आवर्स फिक्स आवर्स होता है, फिर ऐसे ऐसे अलग। तो उसमें सर जैसे टाइम जैसे एक में ज्यादा एक में कम है, तो सर एक्यूरेसी में उसमें क्या डिफरेंस होगा? और हाँ बेसिकली ये है कि कितने सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू हम उस पॉइंट को इंश्योर कर रहे हैं उसके एग्जैक्टनेस को। तो जितना ज्यादा सैटेलाइट सिग्नल्स के साथ हम उस पॉइंट के एग्जैक्टनेस को इंश्योर करेंगे उतना ज्यादा वो हमारा एक्यूरेट होगा। तो यही वजह है कि इस जो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एक्यूरेसी बढ़ता जाता है। तो प्राइमरी कंट्रोल पॉइंट के लिए जो मैंडेटेड ऑब्जर्वेशन है वो 72 घंटे का है, जो सेकेंडरी के लिए है वो 4 घंटे का है, जो टर्शियरी के लिए या ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोगों ने रखा है वो 45 मिनट्स है।
जो ऑक्सिलरी है वो 15 मिनट्स है। तो उसमें सर जैसे 45 या 15 मिनट्स के लिए जैसे हम जो टर्शियरी पॉइंट्स जो बनाते हैं, टर्शियरी कंट्रोल पॉइंट, तो सर उसमें फिर जैसे इन फ्यूचर अभी तो जैसे हमने वो यूज किया, लेकिन बाद में फिर जैसे आपने बोला एक्यूरेसी का, तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो फिर वो पॉइंट फर्दर हम मतलब बाद में अगर कभी जैसे देखिए, अगर हाँ, 2-4 साल के बाद या कुछ साल के बाद हाँ, क्या होता है कि फिर हम कैसे हाँ, समझ गया मैं। जो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट है आपका, जैसे प्राइमरी कंट्रोल है, सेकेंडरी कंट्रोल है, एक बार जब कंट्रोल को फिक्स कर देते हैं, और यही वजह है कि तीन को हम लोग टाई लाइन लेके भी फिक्स करते हैं कि ज्योमेट्रिकली हम देख लेते हैं कि फील्ड में ये कहाँ पर है। हमारा मकसद क्या होता है, हम ये पहुंच सकें कि कहाँ पर है। अगर वो कोऑर्डिनेट वैल्यू हम पहले से प्रिजर्व करके रखे हुए हैं तो हम जीपीएस के थ्रू आराम से वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर वो कोई पिलर तोड़ भी दे तो भी हम उस जगह पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, हमको फिर से जीपीएस चाहिए, फिर से डीपीएस चाहिए। लेकिन अगर हम मैप पर उसको दिखला देते हैं और उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, या टाई लाइन को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं मुश्किल के रिलेशन में, कि इस मुश्किल से ये इतना दूर है, ये वाला मुश्किल यहाँ पर है, ये तिमेड़ा एक मुश्किल है, ये चौमेड़ा एक मुश्किल है, ये कुआं एक मुश्किल है, और यहाँ से ये 200 मीटर है, यहाँ से 150 मीटर है, यहाँ से 100 मीटर है। तो अगर हमारा वो मिस भी कर जाता है तो भी हम मैप के बेसिस पर बहुत इजीली वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। अच्छा सर, ये एक और पूछना था, ये रबर शीटिंग क्या होती है सर? हाँ, रबर शीटिंग होता है कि जब आप डिजिटाइज करते हो तो सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी होती है कि आप किसी भी नोड को हिला के कहीं से कहीं कर दो। अब मान लो बेसिकली जब आप ओवरले या लेयरिंग पढ़ेंगे तो इसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो पीछे हमारा इमेज है, ठीक है, हमने डिजिटाइज किया और देखा कि ये जो है मैच नहीं कर रहा है, ये जो सर्टेन कर्वेचर मैच नहीं कर रहा है, तो नोड को हिला हिला के हम कर्वेचर को पूरा मैच करा दिए। तो मैप दिखने तो लगा हमको मैप बहुत अच्छा, ये काम करना संभव है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये काम रबर शीटिंग कहलाता है। लेकिन अब इसका मिसयूज क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, कि जैसे हम पुराना डिजिटल बाउंड्री उठा के लाए, तो डिजिटल बाउंड्री अपने समय में आज से 100 साल पहले जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी और उसका एक सैंक्टिटी है, उसकी एक लीगल सैंक्टिटी भी है, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर अभी नहीं मैच कर रहा है, नोट को खिसका के दिए, हम बहुत अच्छा से बैठा दिए, हमको देखने में लगने लगा हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा बैठ गया, लेकिन वास्तव में ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके शेप को डिफॉर्म कर रहे हैं ऐसा करके। हमको जो चीज की छूट है, जिस चीज की छूट है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम 3 चीज का छूट है हमको। एक तो है कि हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मतलब साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं या स्केल डाउन कर सकते हैं, ये फर्स्ट थिंग। दूसरा थिंग है कि हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल शिफ्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर है और उठा के दूसरी जगह कर दिया तो उससे शेप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो स्केल अप स्केल डाउन से शेप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो कि भारत का नक्शा है भाई, तो ये एटलस साइज का भी हो सकता है, वॉल साइज का भी हो सकता है। दूसरा कि हम उसी नक्शे को दीवार पर यहाँ टांगे या दूसरे दीवार पर टांगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब जो हमारा सॉफ्ट डेटा है लोकेशनली उसको ट्रांसफर कर दें, ट्रांसलेशन करें, तो हमारे शेप पर कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, वो दिक्कत नहीं होगा। और तीसरा है रोटेशन। अगर भारत का नक्शा को हम हॉरिजॉन्टली घुमा दें तो ठीक है, कश्मीर का पोजीशन चेंज कर जाएगा, नॉर्थ साउथ का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, लेकिन वो नक्शा खराब नहीं होगा, नक्शे के शेप में डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है। हाँ, तो बेसिकली यही वो 3 चीज है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ट्रांसलेशन, स्केल अप स्केल डाउन और रोटेशन। तो ये तीनों चीज जब हम नक्शे पर देने का, इसका छूट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की छूट है, लेकिन रबर शीटिंग की छूट नहीं है क्योंकि वो शेप को डिफॉर्म कर देता है। तो सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज रहती है तो उसको बिल्कुल ही मतलब मना रहता है। यही वजह है कि जब चेकिंग करते हैं तो बार बार ओरिजिनल को ला के देखना होता है। अच्छा। और सर ये दूसरे को भी मौका दीजिए। हाँ, वेक्टर रास्टर इतना डिटेल में कल बतलाए थे। वेक्टर मतलब वो पिक्सेल्स है, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा ना, ग्राफ क्या होता है, स्मॉल बॉक्स में बटा हुआ रहता है। तो जो भी आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है कैमरे का, तो कैमरे का एक स्पेसिफिकेशन पिक्सेल्स के फॉर्म में भी आता है ना, जैसे बोलते हैं 1 मेगापिक्सल, मतलब आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 10 लाख टुकड़े में बट जाएगा। 1 मेगा मतलब 10 to the power 6, तो 1 मेगापिक्सल में तो 10 लाख टुकड़े में बटा जाएगा। 10 लाख मतलब वो ग्राफ जो बना रहता है वो बॉक्सेस 10 लाख बॉक्सेस होंगे। तो बॉक्सेस जितना ज्यादा छोटा होगा, इमेज का रिजोल्यूशन या रिफाइनमेंट, वो इमेज उतना ही रिफाइंड दिखेगा आपको, उतना ही अच्छा और साफ दिखेगा। तो ये है। तो इस मेथड में जब अरेंज किया जाता है डिफरेंट पिक्सेल्स को, पिक्सल इंफॉर्मेशन के, तो ये इमेज कहलाता है। तो इमेज का साइज जो है सॉफ्टवेयर में काफी बल्की होता है। इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा होता है
वेक्टर जिसमें कि केवल पॉइंट का लोकेशन का कोऑर्डिनेट सेव रहता है। जैसे हम कोई मैप बनाए तो जितना भी नोड है उसका जो टेक्स्ट फाइल बनाता है जिसमें कि केवल उसका कोऑर्डिनेट स्टोर रहता है। जब भी आपको मैप देखना होता है या पॉलीगॉन को हाईलाइट करना होता है तो वो उस कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन को रेफर करता है और टोपोलॉजिकली उसको थ्रो कर देता है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए। तो ये चीज बस वो कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। हाँ तो ये और लाइन वो मतलब पूरे इमेज का हाँ ये लाइन वर्क है, बेसिकली लाइन वर्क है, पॉइंट वर्क है, पॉलीगॉन वर्क है, केवल 3 ही चीज है। और जो इमेज होता है बेसिकली वो पिक्सल है, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का, अगर वो कलर्ड है तो, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का। अच्छा ये नक्शा जो सर उनके द्वारा दिया जाएगा सर? कौन बोल रहे हैं? सर अख्तर अली। अख्तर, हाँ बोलिए बोलिए। सर नक्शा जो उनके द्वारा दिया जाएगा एजेंसी के द्वारा हमें, तो जब पॉइंट पर जाएंगे तो वो जो ऊपर से लिया गया नक्शा वो तो कई पार्ट में, एक आदमी का ही जमीन है उसको कई पार्ट में रहेगा, उसको हम एक कर सकते हैं वहां पर। हाँ सर खेतों को खेसरा में कन्वर्ट करेंगे आप। हाँ जी सर। तो वहां पर क्या करेंगे, जो वो नक्शा रहेगा उसको वहीं पर इरेज करने का उस नक्शे पर प्रावधान होगा या नोट करना पड़ेगा कि इस नक्शे को अलग से आपको आपके जो अमीन होंगे वो रेड मार्क लगाएंगे और वो फिर वापस करेंगे एजेंसी को। जितनी बारी आपको एरर आता है उतनी बारी आप एजेंसी को वापस करेंगे और एजेंसी उसको फिर करेक्ट करके फिर रीसबमिट करेगी। सर उसी मैप पर सर जो प्रोवाइड किया जाएगा, उसी मैप पर जो प्रोवाइड किया जाएगा एजेंसी के द्वारा। हाँ और वो फिर स्टोर होता चला जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड में सबमिट होता जाएगा। ओके सर, ठीक, ओके सर, ओके। और कौन है ये, क्या है? वसीउल्लाह सिद्दीकी, बोलिए। वसीउल्लाह सिद्दीकी नहीं है तो हैंड रेज किया हुआ है। अनंत कुमार से पूछ लीजिए, किसी और को दे दिया सब। हाँ, अनंत कुमार, हाँ बोलिए। जी सर, मेरा पूछना था। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। जीसीपी, प्राइमरी जीसीपी और सेकेंडरी जीसीपी में आपने बताया कि जो डेप्थ है वो 90 सेंटीमीटर है प्राइमरी जीसीपी, जिसमें कि 15 सेंटीमीटर जमीन के ऊपर है, लेकिन फिगर में सर दोनों का, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का 75 सेंटीमीटर ही टोटल हाइट दिखा रही है। एक मिनट। इसी फिगर की बात कर रहे हैं ना आप? ये यस। हाँ 60 और 15 ये पूरा मिला के दिखा रहा है इधर 75। हाँ सर, दोनों 75 ही दिखा रहा है, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। गलत हो गया वो। हाँ इसमें जो है ऊपर वाला जो है ये 30 सेंटीमीटर है, ये पिलर का जो चौड़ाई है 30 स्क्वायर। हाँ सर, मैं डेप्थ की केवल बात कर रहा हूँ। हाँ डेप्थ 60 है। हाँ तो सर मतलब हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का डेप्थ 60 है ना सर, टोटल 75। नहीं प्राइमरी का तो 90 है ना। 90 रहता है। अरे यहाँ फिगर में 75 दिख रहा है। फिगर में भी 30 हो गया है ना। हाँ ये वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको 15, ये बेसिकली 30 रहता है, ठीक है। अच्छा वही मैं पूछ रहा हूँ सर, ये एक्चुअली मुझे फिगर में गलत ये 90 रहता है, 30 × 30/90 होता है। यस, इसी वही पूछना था मुझे। ठीक। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, इस हटा दिया स्क्रीन। वो और कौन है? विकास कुमार। हेलो विकास कुमार। हाँ सर, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, अपने हैंड रेज किया। हाँ सर। हाँ बोलिए। आवाज नहीं जा रही है सर? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। मेरा प्रश्न था सर, जैसे कि हमको जो नक्शा दिया जाता है उसमें एक पेंसिल से स्केच किया होता है, एक लाइन मार्क किया रहता है। जब हम ग्राउंड ट्रूथिंग में जाते हैं तो उस लाइन के मोटाई से कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या, या उसको नेग्लेक्ट किया जाता है? नहीं, जैसे इसका उत्तर तो है हमारे, लेकिन इस पेंसिल से क्यों मार्क किया हुआ रहता है? आपको तो फ्रेश मैप मिलेगा। फेस मैप मिलेगा तो एक लाइन बना रहता है ना सर? हाँ लाइन बना रहता है। तो ग्राउंड ट्रूथिंग कहना इनका ये है सर कि नक्शा पे जो आकृति बनी हुई होती है, प्रिंट जो किया हुआ होता है, वो इंक जो लगी हुई होती है, अच्छा, तो उससे फर्क कुछ पड़ता है, डिफेक्ट करता है कि ये देखिए पुराने में जब बनाते थे, जब पुराने समय में हम कागज पर मैप को ट्रेस करते थे हाथ से, ठीक है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव वर्क होता था और हाथ से ट्रेस करते वक्त सांस को रोक के, जब तक सांस रोके हुए तब तक वो ट्रेस करते थे। और ट्रेस में भी था कि लाइन के मोटाई से, कि अगर गांव की सीमा बना रहे हैं तो थोड़ा मोटा बनाना होता था, और वो अगर उस मोटाई को भी अगर हम देखें तो वो लगभग अगर 1 मिलीमीटर का मोटा हो गया लाइन, तो 1 मिलीमीटर का मतलब लगभग 1.25 मीटर या
2 मीटर, 1.25 से 2 मीटर के बीच में, 1.9 मीटर के आसपास वो हो जाता है जमीन पर। मेरा प्रश्न वही था सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी के केस में जो हमारा क्रिएट हो रहा है ये वेक्टर्स है, तो वेक्टर बेसिकली सेपरेशन दिखाता है। आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्प्ले के पर्पज से डिफरेंट मोटाई में दिखला सकते हैं, लेकिन वो एरिया कैलकुलेट करने में उस मोटाई को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अब नहीं है, वो पुराने वाले में ये प्रॉब्लम था। ओके, थैंक यू। और इंद्रजीत कुमार? यस सर। सर मेरा ये कहना है कि जो ड्राइंग ड्रॉ हुआ रहता है सर, हाँ, तो मैंने अपने क्लासवर्क में पढ़ा है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, उसके बाद फिर डिविजनल सर्वे है, और फिर हमारा ये स्पेशल सर्वे का जो मैप है। हाँ। तो कैडेस्ट्रल जो हमारा अभी स्पेशल सर्वे का जो मैप बनेगा वो बिल्कुल डार्क लाइन पे दिखेगा, और कैडेस्ट्रल या फिर डिविजनल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ रहेगा जो बिल्कुल लाइट में रहेगा। तो सर उसका क्या प्रोविजन बनता है, उसका क्या होगा? मतलब मैं आपका ये कहना है कि दोनों चीजें मैप पर एक साथ दिखलाई जाती हैं तो उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, am I right? उसमें फिर वो हम जो सर्वे करेंगे तो सर हम जो सर्वे करेंगे वो तो फिर स्पेशल सर्वे वाला होगा। तो जो प्रीवियस वाला जो बिल्कुल लाइट वेट एकदम थिन लाइन होगा सर, उसका क्या प्रोविजन है वहां पे सर? हाँ, उसको दिखलाया जा सकता है, उसको डॉटेड लाइन से दिखलाया जा सकता है मैप पर। उसका कोई प्रोविजन सर हमारे सर्वे से रिलेटेड में? हाँ, उसको दिखलाया जाता है, आपके मैप पर वो दिखलाया हुआ रहता है डॉटेड लाइन से। बाउंड्री को दिखलाया हुआ रहता है। बाउंड्री जो है एक और भी समस्या आएगी जब आप फील्ड में जाएंगे, तो जो हमारे पुराने मैप्स थे बने हुए, तो पुराने मैप्स को जब हम कंप्यूटर पे जस्टिपोजिंग करते हैं तो बेसिकली जस्टिपोजिंग का तरीका ये होता है कि एक 3 सीमाना को दूसरे 3 सीमाना के ऊपर बैठाते हैं, और फिर दूसरा वाला जो मैप का सारी बातें मैं स्क्रीन पर की कर रहा हूँ, कंप्यूटर पर डिजिटली, और दूसरे मैप को रोटेट करके फिर दूसरे 3 सीमाना को एग्जैक्टली बगल वाले गांव के 3 सीमाने पर बैठाते हैं। तो उसके बाद जब मैच किए तो बेसिकली 2 गांव के बीच का जो बाउंड्री है वो एग्जैक्ट ओवरले नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। वो इसलिए रहता है कि चूंकि वो हाथ से ड्रॉ किया हुआ रहता है, वो एग्जैक्टनेस नहीं रहती है, तो वो चीज गैप ओवरलैप का प्रॉब्लम कहलाता है। तो वो चीज आपको अभी जो मैप मिलेगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। सर एक और क्वेश्चन सर, कि जो मैप में सर लाइन ड्रॉ होता है, जैसे आपने बताया कि जो स्केल हमारा होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ जो होता है वो 1:4000 का होता है। अभी 1:4000 है, पहले ये 1:3960 पर था। जितने भी हमारे पुराने मैप थे वो 3 तरह के स्केल पर थे, 1:3960, 1:1990 और 1980 और दूसरा 1:990। अभी सब मैट्रिक में कन्वर्सन कर दिया गया, 1:1000, 1:2000, 1:4000, और ये अक्रॉस द स्टेट पूरे सारे स्टेट्स में ये मैंडेट दिया गया है कि आप इसी 3 स्केल पर क्रिएट करवाइए मैप को, ताकि इंटीग्रेट करने में पूरे इंडिया में बाद में दिक्कत नहीं हो, कैडेस्ट्रल लेवल पर या ओनरशिप लेवल पर या इसी स्केल पर, लार्ज स्केल पर। सर के द्वारा सर अभी सर वहाँ और रिलोकेट होता है 1 mm, हाफ mm का जो होगा सर लाइन है, हाँ। तो हाफ mm का लाइन सर अगर जमीन पे हम रिप्लिकेट करते हैं तो ये अबाउट लगभग सर 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास आता है। तो सर उसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? 2 प्लॉट के बीच में एक लाइन हाफ mm का अगर थिकनेस भी है तो वो तो कुछ ना कुछ सर एरिया एक्वायर करेगा लाइन। ये गांव का जो बाउंड्री होता है वो थोड़ा थिक रहता है, तो बेसिकली आप अपना कैलिपर जो रखते हैं, यही वजह है कि कैलिपर से नापने कहता है, सीधे स्केल लगा के नापने नहीं बोलता है। और इसमें बेसिकली अमीन अपने मतलब उसको क्या वर्ड क्या बोलूं, लिबर्टी बोलूं या मतलब स्किल का जो एक्सपर्टनेस है वो उसको मतलब वो उस फ्रीडम को वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सेंटर ऑफ द जो लाइन है, उस थिकनेस का जो सेंटर है वहां से बेसिकली मेजरमेंट होना चाहिए, जो पुराने मैप है उसके लिए। लेकिन अभी क्या है कि वो कैलिपर से करेंगे तो ये बहुत हद तक ये प्रॉब्लम जो है वार्ड ऑफ हो जाता है। कैलिपर जो वो 2 सुई रहती है उससे मेजर करते हैं, तब उसको स्केल पर मेजर करना चाहिए। तो ये मेथड से हम उस एरर को स्ट्रग आउट कर सकते हैं। सर एमडी अख्तर अली सर, एक चीज है, जैसे सर के द्वारा भी बताया जा रहा था कि सैटेलाइट के द्वारा भी कुछ हमारे मतलब विशेष सर्वेक्षण में काम लिया जाएगा, उसमें इसरो का भी कुछ रोल है क्या सर? अगर आप सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, देखिए चीज क्या है कि हम एक ऑर्थो फोटोग्राफ क्रिएट करना है, वो सैटेलाइट इमेज का भी हो सकता है, वो एरियल फोटोग्राफ्स का भी हो सकता है। तो सैटेलाइट इमेज में यही है कि हमको सारा खेल रिजोल्यूशन का है
वहाँ रिजोल्यूशन ये है कि 60 सेंटीमीटर से ज्यादा महीन छोटी चीजें हमको 1 पिक्सल में नहीं दिखाई देंगे। यहाँ है कि 10-12 सेंटीमीटर तक का हमारा पिक्सल ही जीएसडी है, तो हमको क्लियर दिखाई देगा, हमारी क्लैरिटी अधिक है। हम लोगों ने इसलिए भी ऑप्ट किया था कि हमारा खेत भी बहुत छोटा छोटा है बिहार में, इरेगुलर है, ये तो एक रीजन है, छोटा भी बहुत है, बहुत टुकड़ों में बहुत टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ये किया था। यहाँ तो सर 1 डिसमल 2 डिसमल भी जमीन लोग खरीदता है जो अपना अपना बांट। एग्जैक्टली। तो बेसिकली खेल रिजोल्यूशन क्या है। इसरो से सर कोई मेरा लेना देना नहीं ना, मतलब इसरो डायरेक्टली लेना देना नहीं है। अभी जैसे कुछ एरिया है जो डिफेंस सेंसिटिव थे, वहां पर एरियल फोटोग्राफी नहीं होने दी गई या नहीं हुआ, या कतिपय कारणों से, कुछ कारण से एक्सटर्निस रीजन से वहां नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम लोग सैटेलाइट फोटोग्राफी ले रहे हैं और उसको फिर हम लोग उसका ऑर्थो क्रिएट करके एक चीज सर के द्वारा YouTube पर जो डाला गया था उसमें एक चीज बताया गया था, सेना का सेंटर या मिसाइल सेंटर, एनीवे इस चीज को नक्शा से गायब कर दिया जाए, मतलब डिलीट कर दिया जाता है। किस चीज का? सेना का सेंटर। जी सर। हाँ, मतलब जो डिफेंस सेंसिटिव है या सेंसिटिव एरिया, जिसका हवाई अड्डा जो सैनिक हवाई अड्डे हैं, या फिर कुछ और, जैसे आपका कोई एटॉमिक पावर प्लांट है या कुछ भी इस ढंग का, या सैनिक एक्टिविटी के लिए कुछ आपने बना के रखा हुआ है लेबोरेटरी वगैरह, तो उन सब चीजों को आप नहीं, सरकार नहीं चाहती है कि वो रिप्रेजेंट हो मैप पर, तो उसकी वेटिंग कर दी जाती है ऐसे सेंसिटिव एरिया की। तो जब हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, 6 डिपार्टमेंट परमिशन देती है कि आप इस इमेज को प्रोसेस करिए, तब प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है एरियल एजेंसी। तो प्रोसेसिंग के पहले ही वो वेटिंग का काम कर दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग का काम होता है। तो उस क्षेत्र में जब मतलब मैं पहुंचूंगा तो क्या सर मुझे उसका मतलब उसको मैं जांच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या नहीं? वहां तक हमें जाने की इजाजत होगी या नहीं, या परमिशन लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा सर, परमिशन लेना पड़ेगा आपको। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सबों को मौका दीजिए। हाँ, आज सर आपने बताया सर कि जो स्फीयर का जो इंटरसेप्शन होता है वो सर्कुलर। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। कौन है? इंद्रजीत जी, बोलिए। हाँ, एक्चुअली सर अभी आपने बताया सर कि जब दो स्टेट कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। जब टेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, और कोई है? नहीं, पूछ लीजिए। हाँ, सत्यम प्रकाश। गाना गा रहा है ये तो। दूसरे पर ले जाइए, पूछ लीजिए। हाँ, रूपा। यस सर। हाँ, बोलिए। सर ये क्वेश्चन पूछना था सर कि अभी जो हम लोग को हवाई सर्वेक्षण के दौरान जो हम लोग को मैप मिलेगा, तो सर वो तो जो अभी जो सिचुएशन है खेत का, जैसे जो पगडंडी है उसके हिसाब से मिलेगा सर? बिल्कुल। तो सर जब मुस्तकिल से नापी होगी सर, तो वो तो डिफरेंट ही हो जाता है सर। हम अक्सर देखते हैं सर कि जब नापी के लिए लोग अमीन आते हैं गाँव में या कहीं भी, तो उसके खेत की पगडंडी का जमीन दूसरे खेत में होता है, दूसरे के तीसरे में निकल रहा है, तीसरे के चौथे में निकल रहा है, किसी खेत का 2-2 खेत में निकल रहा है। तो सर वो मैप को हम कैसे सही मानेंगे? वो तो बार गलत होता है सर, बहुत बार देखे हैं हम इस तरह का कंडीशन। देखिए, पूरे सर्वेक्षण प्रोसेस को 4 पार्ट में बेसिकली आप सिक्वेंशियल 4 ब्लॉक में बांट के देख सकते हैं। किश्तवाड़, खानापुरी, सुनवाई, बंदोबस्ती। जी। तो किश्तवाड़ में मैप मेकिंग का काम आप एग्जैक्ट कर लें, ये एक बार देख लें, मिला लें कि हाँ ग्राउंड के हिसाब से हमारा मैप पक्का है। उसके बाद एडजुडिकेशन इसीलिए होता है कि लोग अपना डॉक्यूमेंट दिखा के जो वो क्लेम कर रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पिछले 100 साल में किसी ने गलत काम नहीं किया होगा, किसी ने सरकारी जमीन को नहीं दाब लिया होगा, या जो कोई कमजोर है उसका जमीन नहीं दाब लिया होगा। तो इन चीजों से हम मतलब ये नहीं कह सकते कि एकदम से जैसा इंटैक्ट रहा होगा, केवल डिवीजन ही हुआ होगा प्लॉट में, बिल्कुल नहीं। मतलब ढेर सारे वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते रहते हैं। तो इसी बात के लिए एडजुडिकेशन है कि व्हाट यू आर क्लेमिंग, उसके सपोर्ट में आप डॉक्यूमेंट दिखाइए और उसकी सुनवाई की जाती है। जो सच है, जो उनका वाजिब है, वही उनको दिया जाता है। उसके बाद तो सर हम लोग जो है पूरे नक्शे को करेक्शन करेंगे। अमीन जब नापी करने के लिए जाएंगे किश्तवाड़ के दौरान, मुस्तकिल से ही नापी करना वो शुरू करेंगे, हर खेत और हर पगडंडी और जो हम लोग को मिलेगा नक्शा, उसके पगडंडी को मिलाएंगे। तो उस तरह से
उस तरह से सर पूरा नक्शा ही कटिंग हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि अभी 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 मान लीजिए खेत में आपका खेत अभी तो प्रिवेल कर रहा है, क्या सारे खेत गलत हैं? क्या सब लोग लड़ रहे हैं? नहीं सर, बहुत सर एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं सर कि जहाँ हम रहते हैं सर वहाँ ना मतलब कि हर दिन नापी आजकल हो रहा है, मतलब जमीन का मतलब बढ़ जाने के कारण रेट, तो हर दिन नापी होता है सर, तो उसका जमीन उसमें निकल रहा है, धीरे धीरे वो अपने आप सही होते जा रहा है, लेकिन हर किसी का खेत सर गड़बड़ी था, हर किसी का। देखिए इससे मैं सहमति व्यक्त नहीं कर सकता हूँ सर मतलब मैं मेरा बता रही हूँ सर कि मतलब कि जैसे एक व्यक्ति का मतलब आगे निकला तो ठीक है, मेरा उसमें निकल गया तो उसका तीसरे में जाता है, उसका चौथे में जाता है, इस तरह से हो रहा है सर। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं या ऑब्जर्वेशन जो मैंने फील्ड में पाया, मैं आपको एक शेयर कर सकता हूं। वो ये है कि मैं ये भी मेरा इंडिविजुअल इंप्रेशन है कि कहीं भी 10% से ज्यादा डिस्प्यूट नहीं रहता है। 90% 10 मतलब ज्यादा नहीं रहता सर, 2 फीट 3 फीट 4 फीट बस ऐसे ही रहता है। देखिए ज्यादा नहीं रहता है कि 2 फीट का पुराने मैप के बेसिस पर अगर कोई अमीन ये क्लेम करता है कि 2 फीट का डिफरेंस आ रहा है, तो वो रकबा देख के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भले कर दे, लेकिन मैप को कैलिपर से नाप के अगर वो कर रहा है तो मतलब इट इज नॉट फेयर, क्योंकि वो 2 फीट का डिफरेंस वो मैप पर लाइन की मोटाई ही उससे ज्यादा होती है, 3 फीट के आसपास हो जाता है जो लाइन का मोटापन होता है, तो ये इट इज नॉट फेयर। ये जो सर वो डॉक्यूमेंट देख के भले वो देख सकता है कि इतना डिसमिल है, इतना उससे नाप के भले निकाल सकता है। ये जो अमीन लोग आते हैं नापने के लिए, तो वो लोग तो वो मुस्तकिल को लेके ही ना बताते होंगे कि हाँ आपका खेत आगे निकल रहा है, आपका खेत पीछे जा रहा है। हाँ, लेकिन मैप को देखकर मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ कि मैप को देख के आप 2 फीट की एक्यूरेसी को सर्टिफाई कर दें, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर ये जो एक्यूरेसी गड़बड़ निकलेगा सर, तो उसको कैडेस्ट्रल मैप की नहीं, बात कैडेस्ट्रल की बात नहीं कर रहे हैं सर, हमको तो अभी कैडेस्ट्रल मैप को बस बेस रखना है। अभी तो हमको जो अभी जो मैप मिलेगा उसके अनुसार काम करना है सर। अभी के मैप में आपको ये देखना है कि वो ग्राउंड से मैच कर रहा है कि नहीं एग्जैक्टली, बस। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। ग्राउंड से जो, रुक जाओ यार, इतना क्वेश्चन पूछते हो, दूसरे को भी पूछने दो सर। हम ये कह रहे हैं सर कि अगर अभी जो गड़बड़ निकलेगा सर, तो लोग को ये तो बताना होगा ना कि हाँ आपका इधर है चाहे इधर है, और उसके बाद उस पे लोग आपत्ति भी दर्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अगर आम सभा में सर आपत्ति अगर सही पाया जाता है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये ऐसा है ये ऐसा है, तो हमको वो मैप भी सुधारने के लिए भेजना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भेजना पड़ेगा। एडजुडिकेशन का मतलब ही यही है कि नेचुरल जस्टिस के तहत लोगों का जो वाजिब हक है, जितना जिनकी जमीन है वो उतना उनको मिले। रॉन्ग क्लेम को हम वार्ड ऑफ करें, हटाएं। तो सर लेकिन इसके पहले सर हम क्वेश्चन ये राइज किए थे सर कि ये सारे काम हम ही को करना है क्या, कि मतलब कोई जो है कोई व्यक्ति जो है दूसरे का या फिर गरमजरुआ जमीन को लेके बैठा है तो वो भी हम उसका भी निष्पादन करें या फिर कुछ भी। तो सर बताया गया था कि ये सारी चीज नहीं आपको करना है, आपको बस सूचित कर देना है और आपका अपना मैप सुधार लेना है। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ कैंप इंचार्ज इसको करना नहीं है आपको, मतलब क्या उसको बोलते हैं, हटाना नहीं है, ऐसा वो बोले थे सर, हम ये क्वेश्चन राइज किए थे। इसमें ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एडजुडिकेशन के समय में जो रैयती विवाद आते हैं वो कानूनगो को देखना होता है, और उनकी जो अपील होती है वो आपको देखना है, और दूसरा जो सरकारी विवाद है, सरकारी भूमि से जो संबंधित विवाद है वो आपको देखना है। जी जी। और बीइंग अ कैंप इंचार्ज, ये सारा काम आपके ही मतलब देख रेख में होना है, कैंप के स्तर पर, शिविर के स्तर पर। ओके सर, थैंक यू सर। अख्तर अली जैसा क्वेश्चन इनका हुआ, अख्तर अली को सर अब अनम्यूट करिए सर, बाकी लोग बहुत सारे लोग हैं सर, दूसरों को भी मौका दीजिए। बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, आलोक कुमार, आप टेक्स्ट कर दीजिए अख्तर जी, मैं जवाब दे दूंगा। ओके सर। सर डीजीपीएस में बेस एंड रोवर को कैसे यूज करते हैं, एक बार फिर से बता दिए सर। मजा आया, बहुत हंस रहा था देर से। बेस जो है ना, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, अदर्स म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है अनवांटेड। बेस जो है नोन लोकेशन पर रखते हैं हम, कंट्रोल पॉइंट पर। नोन लोकेशन पर हमको जब जैसे नोन लोकेशन है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमको पता है, और जो ऑब्जर्वेशन इमीडिएट आ रहा है तो हम तो अगर वहां पर 45 मिनट, हालांकि डीजीपीएस इतना एक्यूरेट होता है कि वो 15 से 20 मिनट में सब सेंटीमीटर लेवल पर पहुंच जाता है, मैं आपको बता दूं। तो
एनीवे फिर भी अगर हमको एकदम से एक्यूरेट चाहिए तो अगर जैसे ही 5-10 मिनट हुआ हमको रीडिंग दिया तो रीडिंग में कुछ डिफरेंस आएगा ना, नोन लोकेशन है और इस डीजीपीएस की कुछ रीडिंग है, तो उस बेस में जो वो डिफरेंस है उस डिफरेंस को सिग्नल्स के थ्रू डिफरेंट जो रोवर है जो कि हम घुमा रहे हैं चारों बगल उसमें सेंड कर देता है और वो रोवर में भी एग्जैक्ट पोजीशन किसी सर्टेन पॉइंट का आ जाता है। ओके सर, ये होता है। ओके, थैंक यू। कौन है? रितु शुक्ला। हेलो, हाँ रितु शुक्ला बोलिए। सर बोल रही थी कि रिलीफ डिस्टॉर्शन क्या होता है, कल आप जो बता रहे थे। रिलीफ का मतलब होता है ऊंचा नीचा, उच्चावच बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब ऊंचाई और निचाई। जब कैमरा फ्लाई करता है ना हवाई जहाज पर, तो जो ऊंचा वाला पार्ट है वो कैमरा से ज्यादा नजदीक रहेगा, यस, जो नीचे वाला पार्ट है वो कैमरा से ज्यादा दूर रहेगा। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी तारा इतना छोटा क्यों दिखता है, क्योंकि वो दूर है, तो बहुत दूर है। हाँ, तो वो जो स्केल का जो है डिफरेंस आ जाना शुरू हो जाता है। जो कैमरा के नजदीक है उसका स्केल थोड़ा ज्यादा होता है और जो कैमरा से दूर है उसका स्केल थोड़ा कम हो जाता है। तो इसका एक जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल है वो खराब हो जाता है फोटोग्राफ में। तो यही वजह है फोटोग्राफ में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, फोटोग्राफ जो है यूनिफॉर्म स्केल का नहीं रहता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है रिलीफ के कारण, उसी को रिलीफ डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसको कल मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया था कि एक कोई वेपर लैंप पोस्ट है मान लीजिए, तो उसका जो बॉटम है उसके बॉटम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज मान लीजिए x1 y1 z1, ठीक है? ओके, यस सर। और जो उसका टॉप है, टॉप का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 तो सेम रहेगा, z1 अलग हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अगर ऑर्थो के हिसाब से देखें तो एक सर्टेन पॉइंट के सरफेस का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए। तो कायदे से तो फोटोग्राफ पर वो जो है टॉप और बॉटम दोनों एक दूसरे पर ओवरलेड होना चाहिए, नहीं? लेकिन ऐसा होता है क्या, फोटोग्राफ पर आपको टॉप और बॉटम दोनों अलग अलग दिखाई देता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, बेसिकली यही डिस्टॉर्शन हमारा की होता है 3D मॉडल को क्रिएट करने के लिए, मॉडल सेटअप करने के लिए। लेकिन मतलब मैं समझा रहा हूँ कि वो ऑर्थो फोटोग्राफ नहीं हुआ फिर। हालांकि ट्रू ऑर्थो की जरूरत नहीं होती है इस काम के लिए जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रू ऑर्थो में ये चीज होता है कि वो एकदम एग्जैक्ट उसके ऊपर आएगा। इसी को, ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है इसी को रिलीफ डिस्टॉर्शन कहा जाता है। तो रिलीफ डिस्टॉर्शन हम नलिफाई नहीं करेंगे, उसको वॉइड नहीं करेंगे एट द लेवल वो हमारा ऑर्थो फोटोग्राफ क्रिएट नहीं होगा। सर तो इसको कैसे हम लोग अवॉइड करते हैं? कल का क्लास आपने नहीं किया था लगता है। टिन क्रिएट करते हैं 3D मॉडल में, और टिन में जो मैथमेटिकली जो हाइट रहता है ना, हाइट के अलोंग जितना डिस्टॉर्शन होता है उसको बेसिकली सारे पिक्सल को रिसैंपल करते हैं और मैथमेटिकली हम एडजस्ट करते हैं फिर से सारे पिक्सल को, और तब जो हमारा फोटोग्राफ बनता है वो ऑर्थो फोटोग्राफ कहलाता है। तो उसमें रिलीफ डिस्टॉर्शन हटा दिया जाता है। ATDTM ऑर्थो बेसिकली इसी काम के लिए यूज किया जाता है प्रोसेसिंग में। ओके, और कौन है ये? रेडमी कौन है भाई? अपना नाम लिख लीजिए प्लीज। रेडमी, हेलो हेलो। हाँ, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मनीष नाम हुआ। मनीष, तो आप नाम रेडमी हटा के मनीष लिख लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि DGPS से जो मेजरमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं सर? वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके उसको पोजीशन कर। आप ETS देख रहे हैं ना, ETS के ऊपर मतलब एक गोल जैसा माउंट लगा रहता है जो सिग्नल कलेक्ट करने के लिए रहता है, रिसीवर। तो बेसिकली वो सैटेलाइट का सिग्नल कलेक्ट करता है और एक जगह पर उसको स्टेशन कर देते हैं, तो वो सिग्नल कलेक्ट करता रहता है और एग्जैक्ट लोकेशन आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर देता है। और बाद में जब आप इस तरह से करके डिफरेंट कंट्रोल्स क्रिएट कर लेते हैं, तो बाद में कहीं अगर आपको फिर फर्दर कंट्रोल्स क्रिएट करना है या एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, क्योंकि बाद का मेजरमेंट जनरली ETS से हो जाता है। अगर आपका होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल पॉइंट्स है तो बाकी सारा काम फिर ETS से और चेन से हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको चाहिए तो DGPS को कंट्रोल नोन कंट्रोल्स पर जाके रख देते हैं और उसके बाद रोवर से हम जहां जहां का भी एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना होता है उसको लेते हैं। ओके 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 सर, इससे कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं सर? कोऑर्डिनेट ही निकालते हैं, हाँ बोलिए। ये बेसिकली हाँ कोऑर्डिनेट निकालते हैं सर। DGPS और GPS में थोड़ा डिफरेंस समझना चाह रहा था सर। GPS कोऑर्डिनेट अभी तुरंत मैंने बताया था, GPS ग्लोबल पोजीशन, ये डिफरेंशियल है। ग्लोबल पोजीशन GPS जब आप यूज करेंगे तो एकदम से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं देगा वो, उसके लिए आपको उसको थोड़ा देर लगभग 1 घंटे रखना पड़ेगा। फिर भी देखिएगा आप हल्का फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसका जो नंबर डिस्प्ले होता रहता है उसमें। और DGPS में क्या है कि आप अगर नोन लोकेशन पर रख दिए
तो बाकी दूसरे जगह पर आपको जो जीपीएस से बहुत टाइम लगेगा वो तुरंत से तुरंत आपको रोवर के थ्रू पता चल जाएगा। ओके 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 सर, ओके, थैंक यू सर। और वंदना आनंद, वंदना आनंद नहीं है, चलिए विद्यानंद विवेक। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरा 2 क्वेश्चन था सर। एक बैक साइड सेटिंग क्या होता है सर? अच्छा। और ईडीएम सेटिंग क्या होता है? ईडीएम सेटिंग तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेट, वो टोटल स्टेशन का ही सेटिंग है ऑलमोस्ट, इसमें सारा कुछ वही चीज है। तो जो सेटिंग इसमें आप करते हैं वही उसमें भी करते हैं। और बैक साइड के लिए थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा है ना? यस सर। तो ग्राफ पेपर पर, हाँ, ग्राफ पेपर पर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते होंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करते होंगे, तो एक कहीं ना कहीं 0 0 आप बनाते हैं, ठीक है ना? तो 0 0 आप जहां बनाते हैं ये बेसिकली आपका चॉइस होता है, ठीक है जी। हाँ, तो ऐसे भी जब ईटीएस से आप मेजरमेंट करते हैं तो एक डमी वैल्यू आप डालते हैं, 1000 या 100। यस सेटिंग। हाँ हाँ, ईस्टिंग नॉर्दिंग और हाइट कुछ डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। तो बेसिकली अब देखिए ग्राफ पे जो आप चॉइस करते हैं रेफरेंस फ्रेम का, ठीक है, मान लिया ग्राफ पर 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना? यस सर। हम कहीं पर 0 0 चॉइस चूज किए और कुछ कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा ग्राफ पर, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा। अगर और उसी तरह 2 पॉइंट है तो दूसरे पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिलेगा। इस दोनों का कुछ रीडिंग होगा और दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, पहले से हमको पता है, ठीक ना? अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को डिफरेंट जगह पर लगा देते हैं। 0 0 का चॉइस जो है वो हम बदल देते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम 0 0 का चॉइस बदल देते हैं तो क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है? नहीं सर, नहीं बदलता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, नहीं बदलता है। कहने का मतलब चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है वो हमारे रीडिंग को जरूर अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, लेकिन जो मेजरमेंट है वो अनअल्टर्ड रहता है, वो एक्यूरेट ही रहता है। तो बैक साइड का संबंध बेसिकली इससे है कि हम एक टेम्पोररी एक क्रिएट कर ले, कुछ भी डमी सा ले लिया, ईस्टिंग नॉर्दिंग और हाइट ले लिया, ठीक है, लेवल ले लिया, रेफरेंस पॉइंट सर। हाँ, और उस बैक साइड को रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज कर लेते हैं और बाद में उससे हम जो रियल कोऑर्डिनेट है उससे कोरिलेट कर देते हैं चीजों को, ठीक है। तो इसलिए बैक साइड इंपॉर्टेंट होता है और एंगल के मेजरमेंट के लिए भी उस पॉइंट का काफी रोल होता है ईटीएस से जब हम मेजर करते हैं। हाँ। डिस्टेंस मेजरमेंट में इसका काम करता है। हाँ 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 हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ। और किसका है? रेडमी गौरव 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 कुमार। हाँ सर। हाँ सर बोल रहे थे कि सर जो जितना भी हमारा जो कंट्रोल पॉइंट है, हाँ। वो तो सर हम एज ए बेंचमार्क उसको, मतलब टोटल स्टेशन जो ऑपरेट करते हैं हम उसको एज ए बेंचमार्क यूज करना है। कंट्रोल पॉइंट्स है, इसका मतलब ये कि वो फिक्स्ड बेंचमार्क होता है कि बेंचमार्क स्पेशली बनाया जाता है और वहाँ मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये भी उसी तरह का है, लेकिन ज्योग्राफिकली सर्वे ऑफ इंडिया जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन के लिए कुछ बनाई हुई रहती थी ना बेंचमार्क, वो बेसिकली उसको बेंचमार्क कहते हैं। चीज एक ही है, चीज एक ही है। हाँ बोलिए। जितने भी सर कंट्रोल होंगे उसका सर आपको दोबारा बोलना होगा, मतलब आवाज ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बोलिए फिर से। सर बोले सर जो जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, हाँ हाँ, उनका तो कोऑर्डिनेट्स मतलब टोटल हाँ, कोऑर्डिनेट अवेलेबल होगा। हाँ अवेलेबल होगा। अभी जो सर सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट वाले गांव में टर्सरी कंट्रोल पॉइंट बनाना है, हाँ, बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो वो सर कितने डिस्टेंस से बना हुआ है? हाँ, नहीं बना हुआ है तो बनाना है, वो बना लेना है। और जो ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन टेम्पोररी आप बेंचमार्क एज ए बेंचमार्क उसको बनाकर, देखिए बेंचमार्क भी कंट्रोल से ही होता है। हाँ, बेंचमार्क वर्ड हम जान के इसलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर बोल रहे थे कि जो टर्सरी मान लीजिए अगर सफिशिएंट नहीं है, हाँ, नहीं तो सफिशिएंट नहीं है तो वो क्रिएट करना है, अगर नहीं है तो क्रिएट करना है। हाँ सर उसके लिए तो सर जो सॉफ्ट कॉपी है वो तो अवेलेबल रहेगा, तब तो मान लीजिए जो एजेंसी देगी या फिर नहीं, आप गांव में जाएंगे, गांव में पूछेंगे कि जैसे कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई कुआं है जिसका की जगह तो नहीं बदलना है, तो वैसे चीज को आइडेंटिफाई करेंगे और लोग भी आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये जगह है जो कि बदलने वाला नहीं है,
तो उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे, उसका फिर ऑब्जर्वेशन ले लेगा डीजीपीएस से, और वो कंट्रोल जो भी आया उसको एज ए कंट्रोल हम प्रिजर्व कर लेंगे। वहाँ पे नंबर वाइज कंट्रोल पॉइंट अपना क्रिएट करेगा। हाँ, कंट्रोल का मतलब क्या है? नॉन लोकेशन, नॉन लोकेशन जिसमें कि चेंज का गुंजाइश नहीं है। अब कोई मेड़ का कोना अगर हम लें, कल को मेड़ बदल के ट्रैक्टर से तोड़ दिया, दूसरा नया मेड़ बना लिया, तो फिर तो फंस गए ना। लेकिन अगर कोई कुआं है तो वो तो नहीं उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाएगा लोग। तो बेसिकली जो फिक्स्ड लोकेशन है, जो टाइम के साथ जिसके लोकेशन में लोकेशनल पोजीशन में चेंज नहीं होता है, वही कंट्रोल्स है, वही मुश्किल है, वही बेंचमार्क है। मतलब मतलब इस कैरेक्टर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में है। हाँ, लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से। सर इसको तो मान लीजिए किसी गांव में गया कोई अमीन, तो वो तो सर नया भी मतलब जस्ट एक कंट्रोल पॉइंट इमेज कुछ देर के लिए बना सकता है मेजरमेंट के लिए। हाँ बिल्कुल, मेजरमेंट बनाता भी है। और अब तो बना बनाया मिलेगा, और तिनसिमाना पर पिलर भी गड़ रहे हैं पिरामिड की तरह, तो वो बहुत एक्सेलेंट रेफरेंस पॉइंट होगा।